मेरे क्यूरियस एक्सप्लोरर्स एंड वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स वेयर नॉलेज फ्लोज एंड आइडिया ग्रोज। मैं हूं आपके साइंस एजुकेटर और आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम क्लास 7 साइंस का जो चैप्टर 7 है हीट ट्रांसफर इन नेचर, इसका इसी एक वीडियो में हम पूरा जो चैप्टर है उसका रिवीजन करेंगे। एक ही वीडियो में सारे कंसेप्ट्स को जो है हम समझ लेंगे। और स्टूडेंट्स इसके पहले के जो लेक्चर्स हैं उसमें मैं आपको कंसेप्ट समझा चुकी हूँ, साथ ही साथ एनसीईआरटी के क्वेश्चंस करा चुकी हूँ, कुछ एमसीक्यूज करा चुकी हूँ और कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा चुकी हूँ। वो सारे वीडियोस अगर आपको देखने हैं तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा या फिर आप उसको ऊपर आई बटन पे टैप करके भी देख सकते हैं। आइए हम जो है अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं आखिर इस चैप्टर में हमको पढ़ना क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगी इस चैप्टर का, और कैसे दूंगी, एक प्यारी सी कॉन्वर्जेशन हो रही है जो कॉन्वर्जेशन इस पूरे जो है चैप्टर में चलती रहेगी और एक एक ऑब्जर्वेशन के थ्रू हम एक एक कंसेप्ट को जो है समझते चलेंगे। नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, कंडक्शन ऑफ हीट, जो हमारी हीट एनर्जी है वो आखिर सॉलिड्स में किस प्रोसेस से जो है कंडक्ट हो रही है, आगे कैसे बढ़ रही है वो देखेंगे। फिर कन्वेक्शन में हम देखेंगे कि आखिर लिक्विड्स और गैसेस में हीट कैसे ट्रांसफर होती है वो देखेंगे। लैंड और सी ब्रीज एक बहुत ही प्यारा जो फिनोमिना, नेचुरल फिनोमिना होता है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। और हम रेडिएशन के बारे में पढ़ेंगे कि स्टूडेंट्स, चलो सॉलिड्स के बारे में बात हो गई, लिक्विड्स के बारे में, गैसेस के बारे में बात हो गई, लेकिन अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे जो है एयर है ही नहीं, कोई मीडियम ही नहीं है, जैसे स्पेस, वहाँ वो तो वैक्यूम है, वहाँ तो कोई मीडियम नहीं है, आखिर वहाँ पे आखिर ये हीट एनर्जी कैसे ट्रैवल कर रही है, तो वो रेडिएशन के थ्रू होगा। हम ये भी पढ़ेंगे डिटेल में। फिर हम वाटर साइकिल के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर वाटर साइकिल क्या होती है, बारिश कैसे होती है, बादल कैसे बनते हैं, हमारे जो पूरी जो पृथ्वी का जो है वाटर रिसोर्स जो है वो कैसे फुलफिल हो रहा है, कैसे कम ज़्यादा हो रहा है, वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे। फिर हम पढ़ेंगे सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ, जो हमारा अंडरग्राउंड जो हम कहते हैं फ्रेश वाटर, अंडरग्राउंड वाटर, आखिर वो कैसे बनता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इतनी चीज़ें जो हैं हमको आज कवर करनी है। और आइए हम आगे बढ़ते हैं अपनी जो है इंट्रोडक्शन में, जो हमारा कॉन्वर्सेशन है, आइए उसका पार्ट बनते हैं और ये चैप्टर समझते हैं। तो पेमा एंड हर ब्रदर पाल्डन रिजाइड इन गैंगटॉक। पेमा और पाल्डन एक सिबलिंग हैं और वो कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहते हैं, गैंगटॉक में रहते हैं। ऑन अ कोल्ड विंटर इवनिंग, एक ठंडी जो है, ठंडी की एक रात को, दे आर सिटिंग अराउंड अ फायर प्लेस, वो जो है आग के किनारे जो है बैठे हुए हैं। पाल्डन शेयर्स हिज एक्सपीरियंसेस ऑफ विजिटिंग केरला ड्यूरिंग विंटर वेकेशन। तो विंटर वेकेशन में जो है पाल्डन कहाँ गया था, केरला गया था, और वो वहाँ के अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करता है। ही सेज दैट कंपेयर टू गैंगटॉक, अगर गैंगटॉक से कंपेयर करें तो विंटर इन केरला इज कंपैरेटिवली वार्म एंड ह्यूमिड। तो केरला में जो ठंड थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी जितनी यहाँ पे पड़ती है। वो कैसी थी, वो थोड़ी वार्मर थी और ह्यूमिड थी। वहाँ पे जो है वो वाला मौसम था जहाँ पे हवा में जो है बहुत नमी रहती है, बहुत चिपचिप रहती है, वैसा मौसम केरला में ठंडियों के टाइम पर था। बोथ पेमा एंड पाल्डन आर क्यूरियस अबाउट व्हाई सम प्लेसेस आर सो कोल्ड एंड अदर्स क्वाइट हॉट। अब पेमा और पाल्डन जो हैं दोनों के ही दिमाग में क्वेश्चन आने लगा, दोनों की क्यूरियोसिटी जो है जागने लगी कि आखिर कुछ जगहें जो होती हैं वो गर्म क्यों होती हैं और कुछ जगहें ऐसी होती हैं जो ठंडी होती हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है, क्यों केरला गर्म है, क्यों हमारा जो सिक्किम है वो ठंडा है, आखिर ऐसा क्यों होता है। Hearing them express their curiosity, वो अपनी जब क्यूरियोसिटी दिखा रहे हैं तो उसको सुन के उनके जो ग्रैंड फादर हैं जो कि एक रिटायर्ड साइंस टीचर हैं, वो कहते हैं कि केरला जो है वो इक्वेटर के ज़्यादा पास में है कंपेयर टू सिक्किम, and it also has a long coastline which results in warmer and more humid weather conditions। अब स्टूडेंट्स, इक्वेटर क्या होती है, इक्वेटर एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि अर्थ के, ऐसा इमेजिन किया जाता है कि अर्थ के सेंटर से जो है पास हो रही है।
अब वो जो इक्वेटर है वहाँ पे जो सन है वो सबसे ज़्यादा ब्राइट फील होता है, वहाँ सबसे जल्दी जो है सन की रेज जो है वो पहुँचती हैं, तो वहाँ पे जो है गर्मी ज़्यादा पड़ती है, तो इक्वेटर के अराउंड गर्मी ज़्यादा पड़ती है। और केरला जो है वो इक्वेटर के ज़्यादा पास है कंपेयर टू सिक्किम, गैंगटॉक, ठीक है, इसलिए वहाँ पे गर्मी ज़्यादा होती है। साथ ही साथ वहाँ पे जो है सी एरिया है, वो वहाँ पे समुद्र है और उसकी वजह से जो है वहाँ पे ह्यूमिडिटी रहती है, इसलिए केरला की जो विंटर्स है वो कंपैरेटिवली वार्म और ह्यूमिड रहती हैं अगर हम कंपेयर करें किससे, सिक्किम से। आइए आगे बढ़ते हैं, और तो उस पर पाल्डन रिप्लाई आता है, येस वी लर्नड इन ग्रेड 6 साइंस एंड सोशल साइंस दैट फॉर अस ऑन अर्थ द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट एंड अराउंड द इक्वेटर एंड क्लाइमेट इज जनरली हॉट। तो हमने जो है ये पढ़ा है किस में, क्लास 6 के सोशल साइंस में हमने ये पढ़ा है कि जो सन है स्टूडेंट्स वो मेन सोर्स होता है किसका, हीट और लाइट का, और साथ ही साथ जो है हमारा जो सन है वो इक्वेटर के सबसे पास है, इसलिए जो हमारे क्लाइमेट होते हैं कहाँ पर, इक्वेटर के आसपास, वो सबसे ही ज़्यादा क्या होते हैं, गर्म होते हैं। ऑलराइट, तो as they are talking, Pema is keenly observing her grandmother cooking thupka, a traditional Sikkimese dish in a large metal pan। और ये जब सब कॉन्वर्जेशन हो रही है स्टूडेंट्स, तो जो हमारी पेमा है वो क्या कर रही है, वो ऑब्जर्व कर रही है कि उसकी जो ग्रैंड मदर है वो उसी जो हमारा फायर प्लेस है वहाँ पे जो आग जल रही है वहाँ पर जो है थुपका बना रही हैं एक मेटल पैन में, एक डिश बना रही हैं किस में, एक मेटल के पैन में। पेमा आस्क्स Why are cooking utensil generally made of metals? तो ये जो वो पूछती है कि कुकिंग जो यूटेंसिल्स होते हैं, जो हमारे बर्तन होते हैं जिसमें हम खाना बनाते हैं, ये मोस्टली जो है मेटल्स के क्यों बने होते हैं। Paladin immediately responds that they had studied in chapter the world of metals and non-metals। मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुकी हूँ कि ये जो मटेरियल्स होते हैं ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ये जो मटेरियल्स हैं जिनसे यूटेंसिल्स बनाए जा रहे हैं ये अपने थ्रू हीट को जो है पास होने देते हैं, आगे बढ़ने देते हैं, इसलिए जो है ये खुद गर्म होके और फिर उसके अंदर की चीज़ जो है उसको हीट दे के पकाते हैं, इसलिए ये क्या कहलाते हैं, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट कहलाते हैं। और ये हम ऑलरेडी मेटल्स एंड नॉन मेटल्स वाले चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अपनी कॉन्वर्जेशन में हम आगे बढ़ते हैं। आप नोटिस करेंगे कि यहाँ पे जितने क्वेश्चंस उठाए जा रहे हैं वो सारे हम इस चैप्टर में जो है अभी कवर करेंगे। तो हम जो है आइए सबसे पहले जानते हैं, एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और जानते हैं कि Why certain materials are good conductors of heat। तो हम देखेंगे कि आखिर कुछ जो मटेरियल्स हैं वो अच्छे कंडक्टर्स क्यों होते हैं, किसके, हमारे हीट के। हाउ डज हीट गेट ट्रांसफर्ड इन दीज मटीरियल्स। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है ये जो बॉय है कि आखिर जो है इन मटीरियल्स में, ठीक है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, ऑल राइट, अंडरस्टूड, हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन आखिर इनमें हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो कैसे रही है। ये जो हम बात करते हैं कि अपने थ्रू हीट को पास होने देना, ट्रांसफ़र करना, आगे बढ़ाना, आखिर ये होता क्या है, किस प्रोसेस से होता है, क्या कहते हैं, कैसे होता है, ये आखिर कैसे हो रहा है, ये हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये जान ले कि आखिर हीट क्या होती है। हीट स्टूडेंट्स एक एनर्जी का फॉर्म होता है। ठीक है, हीट जो है एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है और हीट हमेशा ही, अगर आप बात करें तो हीट के लिए हमेशा हमको याद रखना है कि गर्म जगह से ठंडी जगह को हीट फ्लो करती है। जो कोई चीज़ ज़्यादा गर्म है वहाँ से ठंडी जगह पर जो है वो हीट जो है ट्रांसफ़र होती है। अगर आपने एक कप में चाय रखा है और बाहर का बिल्कुल उबलती हुई चाय है और बाहर का एनवायरनमेंट उसके कंपैरिजन में अगर ठंडा है तो चाय धीरे धीरे क्या होगी, ठंडी होने लगेगी। क्यों? क्योंकि वो गर्म चाय की जो हीट है वो ठंडे एनवायरनमेंट में जो है ट्रांसफ़र हो रही है। तो गर्म जगह जो कि चाय है वहाँ से ठंडे एनवायरनमेंट में हीट ट्रांसफ़र होने लगी, तो वहाँ की हीट कम हो गई हमारे चाय की, इसलिए चाय जो है वो धीरे धीरे ठंडी हो गई। तो हीट कहाँ से कहाँ फ्लो करती है, फ्लोज फ्रॉम हॉट ऑब्जेक्ट टू अ कोल्ड ऑब्जेक्ट। कहाँ से कहाँ ट्रांसफ़र हुए, हॉट से कोल्ड जगह पर। ऑल राइट,
हीट अफेक्ट्स द स्टेट साइज टेम्परेचर ऑफ सब्सटेंसेस। जो हीट है वो स्टेट साइज टेम्परेचर, जैसे एक आइस है, ठीक है, उसको हीट मिली, उसका जो है शेप जो है चेंज हो जाएगा, उसकी साइज छोटी हो जाएगी, उसका स्टेट जो पहले सॉलिड था अब लिक्विड हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं वो हीट जो है इसको अफेक्ट करती है, शेप को अफेक्ट कर सकती है, साइज को, टेम्परेचर को, ये सारी चीज़ों को जो है हमारी जो हीट है वो अफेक्ट करती है। अब टेम्परेचर के बारे में भी जान लेते हैं कि आखिर क्या हीट और टेम्परेचर एक ही चीज़ है क्या, या फिर इसमें कोई डिफरेंस होता है। तो स्टूडेंट्स, टेम्परेचर एंड हीट जो है सेम नहीं होते हैं। हीट जो है गर्माहट वाली जो चीज़ है, जो एनर्जी है, हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, हम ये कह रहे हैं। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर जो है कोई चीज़ कितनी गर्म या कितनी ठंडी है, हम उसको कहते हैं टेम्परेचर। जैसे कि आप जब थर्मोमीटर में देखते हैं कि अच्छा ये जो आपको फीवर आया, तो कितना फीवर है? 102 फीवर आया है, तो 102 फ़ारेनहाइट जो है वो फीवर, वो टेम्परेचर बता रहा है। और अगर कोई चीज़ का टेम्परेचर कम है तो भी वो टेम्परेचर है। रूम टेम्परेचर की बात करते हैं, जैसे 37 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर हो रहा है, तो ये जो 37 डिग्री हमारे बॉडी का टेम्परेचर होता है, ये क्या है? ये हम टेम्परेचर के बारे में बात कर रहे हैं। तो टेम्परेचर कितनी कोई चीज़ गर्म है, कितनी कोई चीज़ ठंडी है, उस मेजरमेंट को हम टेम्परेचर कहते हैं। इसको हम किस में मेजर करते हैं? डिग्री सेल्सियस में मेजर करते हैं। हीट जो है एनर्जी है ट्रांसफर ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब एक गर्म जगह जहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा था, एक ठंडी जगह जहाँ का टेम्परेचर कम था, तो ये गर्म और ठंडी जगह के बीच में क्या है? टेम्परेचर का डिफरेंस है। यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा, यहाँ पे टेम्परेचर कम, तो ये अलग अलग टेम्परेचर जो है, जो डिफरेंस आया टेम्परेचर का, इसकी वजह से जो हमारी हीट एनर्जी है वो गर्म जगह से ठंडी जगह को जो है पास होती है, वो ट्रांसफ़र होती है। ऑलराइट, तो हीट और टेम्परेचर में आई होप जो है आपको डिफरेंस जो है समझ आ गया होगा। अब हीट आखिर ट्रांसफ़र कैसे होती है? तो मेनली हीट जो है वो 3 मोड से ट्रांसफ़र होती है, जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। पहला कंडक्शन, दूसरा कन्वेक्शन और तीसरा रेडिएशन। कंडक्शन सॉलिड्स में देखने को मिलता है, कन्वेक्शन लिक्विड्स और गैसेस में देखने को मिलता है, और जहाँ पर वैक्यूम है वहाँ पर जो है हमको क्या देखने को मिलेगा? रेडिएशन देखने को मिलेगा। ऑलराइट, तो कंडक्शन सॉलिड्स में, कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में, जहाँ पर वैक्यूम है या रेडिएशन में किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे हमको जो है वैक्यूम के केस में रेडिएशन देखने को मिलेगा। तो मेथड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र, मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफ़र 3, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। आइए हम एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं, और जो हमारा कंडक्शन वाला पार्ट है कि हीट ट्रांसफ़र किससे? कंडक्शन के मोड से, वो पढ़ते हैं कि आखिर कंडक्शन क्या होता है, कैसे इसमें हीट ट्रांसफ़र हो रही है। आइए वो पढ़ते हैं। तो ये जो एक्टिविटी है ये आपको जो है किसी बड़े के सुपरविजन में करनी है और बहुत ही केयरफुली करनी है। सबसे पहले एक मेटल की स्ट्रिप लेना है, और आयरन की हो सकती है, किसी भी मेटल की हो सकती है, आयरन की, एल्यूमिनियम की, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। उसमें जो है 4 पिन अटैच करिए, किसकी हेल्प से? वैक्स की हेल्प से। साथ ही साथ उनको जो है अरेंज कर लीजिए कि ऐसा कि एक पिन और दूसरे पिन के बीच में 2 सेंटीमीटर का जो है गैप हो, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। तो स्टूडेंट्स, हमने एक स्टैंड लिया है, ठीक है, उसमें एक जो है मेटल की स्ट्रिप को, एक मेटल की रॉड को हमने क्या किया है? अटैच किया है। अब उस मेटल की रॉड पे हमने वैक्स की हेल्प से, हमने पिघले हुए वैक्स में डिप किया है अपना टिप, किसका? हमारे पिन के हेड का, और उसको उसमें जाके चिपका दिया है, किसमें? हमारे मेटल की स्ट्रिप में। थोड़ी देर बाद वैक्स हमारा सॉलिड हो जाता है और वो चिपक जाता है। तो हमने ऐसे करके इक्वल डिस्टेंस पे 4 जो है पिन जो है अपनी मेटल की स्ट्रिप में चिपका दिए हैं। अब हमने क्या किया? एक कैंडल लिया है, उसको जला के पिन नंबर 1 के पास, या फिर जहाँ पे ये शुरू हो रहा है हमारा मेटल का स्ट्रिप, वहाँ पे हमने रख दिया है। ठीक है, सिक्योर द स्ट्रिप
एंड लेबल द पिन्स हैज 1 2 3 4। अब हाँ, ये जो हमारे पिन्स हैं उनको हमने नाम भी दिया है 1 2 3 4। जो सबसे पास में है हमारी कैंडल के पिन उसको हमने नाम दिया है 1, उसके बगल में 2 3 और 4 हैं। ऑलराइट, सेटअप आई होप जो है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपके पास जो है स्टैंड नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है 2 ब्रिक लीजिए, इसके ऊपर जो है एक जो है वो अपना मेटल का स्ट्रिप रखिए और यहाँ पे 4 वो लटकाइए, थोड़ी सी स्पेस रखिएगा सो दैट यहाँ पे आपके पास कैंडल जलाने की भी जगह हो। ऑलराइट, तो ऐसा सेटअप भी आप बना सकते हैं अगर आपके पास इतनी अवेलेबिलिटी नहीं है कि आप ये सेटअप बना सकें। ठीक है, आइए हम अपनी एक्टिविटी में आगे बढ़ते हैं। अब हीट कर रहे हैं तो हम किससे, कैंडल से या फिर स्पिरिट लैम्प से, वो हमने देख लिया। What will happen to the pins? Will they remain attached to the strip or will they fall? आखिर जो है अब जो हमने ये सेटअप बनाया है, यहाँ पे जो कैंडल जल रहा है इससे आखिर पिन्स जो है वो गिर जाएंगी या फिर जो है वो अटैच रहेंगी। आखिर क्या होगा, क्या वो जो हमने वैक्स से उसको चिपकाया है क्या वो वैक्स पिघलेगी या फिर पिन्स जो हैं वो फॉल नहीं करेंगी। प्रेडिक्ट द ऑर्डर इन विच द पिन्स विल फॉल फ्रॉम द स्ट्रिप। अब जो है आप ये भी प्रेडिक्ट करिए कि कौन सा पिन पहले गिरेगा, कौन सा पिन बाद में गिरेगा। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन टेबल 7.1। आपका जो बुक में आपके जो टेबल 7.1 है उसमें आप अपने ऑब्जर्वेशन को जो है रिकॉर्ड करिए। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली बात कौन सी है, आपको इस टेबल में क्या वो करना है, कंडक्शन आखिर क्या होता है इसके बारे में जानिए। तो यहाँ पे क्या होगा, जब आपने हीट देना यहाँ पे शुरू किया, ठीक है, आपने जो कैंडल है उसको जलाया, आपने यहाँ पे हीट देना शुरू किया, तो जो हमारा मेटल है वो कैसा है, सॉलिड है। सबसे पहले तो मेटल की स्ट्रिप कैसी है, मेटल की रॉड कैसी है, सॉलिड है। आपने यहाँ पे कैंडल से हीट देना चालू किया तो थोड़ी देर बाद जो है ये जो हीट है वो इसमें आगे बढ़ेगी। मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। यहाँ तक क्लियर है कि मेटल क्या होते हैं, कंडक्टर होते हैं। लेकिन एक साथ आपने अगर यहाँ हीट दिया है, एक साथ पूरी जो हमारी स्ट्रिप है मेटल की वो गर्म नहीं होती है, धीरे धीरे जो है उसमें गर्मी आगे बढ़ती है। जैसे आपने अपनी गर्म कॉफ़ी में अगर चम्मच डाला है मेटल का, आपने स्टील की अगर उसमें चम्मच डाली है तो वो जो चम्मच है थोड़ी देर बाद उसकी जो टिप है वो भी थोड़ी थोड़ी गर्म फील होने लगती है, लेकिन तुरंत फील नहीं होती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि एनर्जी जो है हीट वो धीरे धीरे आगे बढ़ती है हमारे सॉलिड्स में। ठीक है, तो आइए देखते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है और अपनी टेबल को जो है फिल करते हैं। तो यू ऑब्जर्व दैट द पिन क्लोजेस्ट टू द फ्लेम, जो कि पिन नंबर 1 है, फॉल्स फर्स्ट फॉलोड बाय सेकेंड, थर्ड एंड 4। तो आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि यहाँ पे अगर कैंडल जल रही है तो 1 2 3 4 में से जो सबसे पास में है हमारे कैंडल के पिन, वो सबसे पहले क्या होगा, वो गिर जाएगा। उसके बाद उसके बगल वाला, फिर उसके बगल वाला और फिर लास्ट में पिन नंबर 4 जो है वो गिरेगा। Why does pin 1 fall before pin 2? Why did all the pins not fall together? तो आखिर क्या हुआ कि पिन नंबर 1 जो है वो पहले गिरा और सारी पिन्स जो हैं वो एक साथ क्यों नहीं गिरी? From your observations, what can you infer? आप इस ऑब्जर्वेशन से आखिर क्या जो है कंक्लूजन निकाल रहे हैं, यहाँ से हम क्या समझते हैं, आइए हम उसको डिस्कस करते हैं। Do you think that heat is being transferred along the metal strip from the end that is being heated? क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आप ये नोटिस कर रहे हैं कि हीट जो है जहाँ पे उसको फ्लेम जो है जल रही है वहाँ पे जो एंड है उस एंड से जो है दूसरी तरफ को मूव कर रहा है? क्या वो पिन नंबर 1 से पिन नंबर 4 की तरफ हीट जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है? क्या वो हीट आगे बढ़ रहा है? As the heat travels along the strip and approaches a pin, the wax holding it melts and the pin falls. और जैसे जैसे वो हीट जो है आगे बढ़ रही है, जो वहाँ पे जो हमारा वैक्स लगा हुआ है वो मेल्ट हो जाता है और हमारी पिन्स जो हैं वो क्या होती हैं, वो गिर जाती हैं। Here the transfer of heat takes place from the hot end of the strip
टू दी कोल्डर एंड। आपको मैंने क्या बताया, हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है, हीट जो है हमारी वो हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ मूव करती है। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे भी यही हुआ, जहाँ हमने गर्मी दी वहाँ से हीट आगे बढ़ी, किधर को, जहाँ पे हमने हीट नहीं दी थी, जो कोल्डर पार्ट था। यहाँ हमने गर्मी दी, यहाँ के पार्टिकल्स गर्म होके हीट को आगे भेजने लगे, और उसके बाद धीरे धीरे हीट आगे बढ़ी, तो जहाँ पहले पहुंची, पिन नंबर 1 के पास पहले पहुंची, उसका जो मेल्ट था, उसका जो वैक्स था वो मेल्ट हो गया और पिन नंबर 1 पहले गिर गया। फिर हीट थोड़ा और आगे बढ़ी, पिन नंबर 2 का जो वैक्स था वो उस गर्मी की वजह से मेल्ट हो गया, तो पिन नंबर 2 जो है वो भी गिर गया। ऐसे करके पिन 1 2 3 4 सारे के सारे क्या हुए, सारे के सारे गिर गए। ऑलराइट, तो हीट कहाँ से कहाँ ट्रांसफर हुई, हीट जो है हॉटर एंड से कोल्डर एंड की तरफ जो है मूव की। The process of heat transfer from the hotter part of an object to the colder part is called conduction। जो प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफर का कहाँ से कहाँ, हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट तक, उसको क्या कहते हैं, उसको कंडक्शन कहते हैं। और कंडक्शन किस में होता है, कंडक्शन सॉलिड्स में होता है। तो जब सॉलिड्स में हीट एनर्जी जो है वो मूव करती है हॉटर पार्ट से कोल्डर पार्ट की तरफ, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कंडक्शन कहते हैं। ऑलराइट, in this process the particle that gets heated passes the heat to its neighbor and so on. However, the particles themselves do not move from their position। यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रोसेस में आखिर क्या हो रहा है, इस प्रोसेस में जो पार्टिकल है, जहाँ पे हमने जो है कैंडल जलाई, वहाँ का जो पार्टिकल है सबसे पहले उसको गर्मी मिली, वो जो है हीट हो गया, वो जो है गर्म हो गया। अब क्या हुआ, उसके पास जो हीट एनर्जी है उसने बिना अपनी जगह बदले, बिना अपनी जगह से हिले, उसके जो बगल वाला जो पार्टिकल था उसको अपनी एनर्जी दे दी। उसके बाद उसने क्या किया, जो बगल वाले पार्टिकल को एनर्जी मिली उसने अपने बगल वाले पार्टिकल को एनर्जी दे दी। तो ऐसे करके हीट जो है वो पार्टिकल टू पार्टिकल जो है एनर्जी आगे बढ़ती जा रही है, और ये जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह से नहीं हिल रहे हैं। ऑलराइट, तो कंडक्शन में क्या होता है, हीट एनर्जी जो है वो सिर्फ ट्रांसफर होती जाती है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल में, लेकिन जो पार्टिकल्स हैं वो अपनी जगह जो है चेंज नहीं करते हैं। Materials like metals that allow heat to pass through them easily are called good conductors of heat। Materials जैसे कि metals जो कि अपने थ्रू heat को easily pass होने देते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम good conductors of heat कहते हैं। Because metals are good conductors of heat, we use utensils made of metals for cooking। क्योंकि हमारे जो metals हैं वो good conductor हैं किसके, heat के, इसलिए हम जो है क्या यूज़ करते हैं, इसलिए हम जो यूटेंसिल्स हैं उनको मेटल्स का बनाते हैं, ताकि जब हम उसको जो है फ्लेम पे रखें तो वो धीरे धीरे करके पूरा जो है गर्म हो जाए, और जब वो गर्म हो जाएगा तो उसके अंदर जो चीज़ रखेंगे हम वो पकने लगेगा। ऑलराइट, तो वो जो हमारा क्वेश्चन था कि आखिर जो है सारे यूटेंसिल्स मेटल के क्यों बने होते हैं, आई होप जो है अब आपको उसका आंसर मिल गया होगा। इन सॉलिड्स हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस मेनली थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। सॉलिड्स में जो है मेनली जो प्रोसेस ऑफ कंडक्शन है वो किस प्रोसेस से होता है, वो किस मोड से होता है, कंडक्शन से। तो सॉलिड्स में कंडक्शन ट्रांसफर कैसे हो रहा है, पार्टिकल जो है अपनी एनर्जी जो है बगल वाले पार्टिकल को दे रहा है, और ऐसे सिर्फ हीट एनर्जी आगे बढ़ रही है, और जो है हमारा पार्टिकल मूव नहीं कर रहा है, और हॉटर जगह से कोल्डर जगह पर जो है हीट का ट्रांसफर होता है। ऑलराइट, ये था हमारे कंडक्शन के बारे में और सॉलिड्स के बारे में। अब इफ़ वी यूज़ अ स्ट्रिप मेड ऑफ अ मटेरियल लाइक वुड और ग्लास इन प्लेस ऑफ अ मेटल स्ट्रिप टू परफॉर्म एक्टिविटी 7.1, द पिन्स विल नॉट फॉल। कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न। अब क्योंकि वो जो हमने मेटल स्ट्रिप यूज़ करी थी और उसमें 4 पिन्स लगाई थी, अगर उस मेटल स्ट्रिप की जगह आप जो है आप प्लास्टिक की स्ट्रिप करो, ग्लास की स्ट्रिप जो है यूज़ करो, तो जो हमारी पिन्स हैं वो फॉल नहीं करेंगी। आखिर क्यों,
क्योंकि मटीरियल सच एज ग्लास एंड वुड डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम इजीली एंड आर पुअर कंडक्टर्स या फिर इंसुलेटर्स ऑफ हीट। ठीक है, तो हमारी जो मटेरियल्स हैं जैसे कि हमारा प्लास्टिक हुआ, जो हमारा ग्लास है वो हुआ, ये जो मटेरियल्स होते हैं वो अपने थ्रू हीट एनर्जी को पास नहीं होने देते हैं। तो जब हीट एनर्जी आगे ट्रैवल ही नहीं करेगी, पास ही नहीं करेगी, तो वो पिंस तक तो पहुंचेगी ही नहीं, और जब पिंस तक पहुंचेगी ही नहीं तो पिंस जो है फॉल ही नहीं करेंगे, और ऐसे सब्सटेंसेस जो अपने थ्रू हीट एनर्जी को जो है पास नहीं होने देते हैं उनको हम कहते हैं पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, या फिर हम उनको इंसुलेटर्स भी कहते हैं। ऑलराइट, आगे बात समझ में, गुड कंडक्टर, पुअर कंडक्टर, कंडक्शन, ये सारी चीज़ें हमने देख ली। Clay and porcelain are also poor conductors of heat. That is why tea or coffee kept in such cups stay hot longer. तो जो क्ले होता है, जो पोर्सलिन होता है, जो हमारी चीनी मिट्टी के कप वगैरह होते हैं, वो जो हैं पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके? हीट के। इसीलिए जब आप उसमें गरम चाय या गरम कॉफ़ी रखते हैं तो वो जो है जल्दी ठंडे नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो एक इंसुलेटर में रखा हुआ है, तो वहाँ से जो है एनवायरनमेंट में हीट जो है वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगी। तो चाय की जो हीट है वो उसके पास ही रहेगी, बाहर जो है बहुत धीरे धीरे ट्रांसफ़र होगी। इसलिए ज़्यादा टाइम के लिए जो है हमारी चाय या कॉफ़ी जो है वो चीनी मिट्टी के कप्स में, क्ले के कप्स में जो है गर्म रहते हैं। ऑलराइट, तो कंडक्शन क्या हुआ? कंडक्शन हुआ ट्रांसफर ऑफ हीट थ्रू सॉलिड्स। कहाँ से कहाँ को हो रहा है? हॉटर एंड से कोल्डर एंड को। और जो पार्टिकल्स हैं वो हीट एनर्जी को जो है अपनी नेबरिंग पार्टिकल्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, खुद मूव नहीं कर रहे हैं। एग्जाम्पल, अगर आप एक मेटल स्पून रखें एक गरम चाय में, तो जो हॉट फ्रॉम द टिप टू द हैंडल, तो जो टी है, जो हमारा स्पून है, वो हमारी नीचे जो पार्ट है वहाँ से धीरे धीरे ट्रांसफ़र होके उसके जो हैंडल है वहाँ तक आ जाती है। तो हमारी धीरे धीरे करके वो स्पून भी गर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें हीट का जो है कंडक्शन हो रहा है। Now I know why we generally use metals, किसके लिए? यूटेंसिल्स बनाने के लिए, कुकिंग में, और we prefer clay and porcelain cups for drinking tea और कॉफ़ी। तो पोर्सलेन कप्स क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वो इंसुलेटर हैं, हमको अपनी चीज़ ज़्यादा देर गर्म रखनी है। और मेटल यूटेंसिल बनाने के लिए क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि वो गुड कंडक्टर हैं, तो वो हीट को जो है अपने थ्रू पास होने देंगे, हीट डिस्ट्रीब्यूट होगी, और फिर जो है हमारा जो खाना है उसको भी हीट मिलेगी, वो बॉईल होके पक जाएगा। ऑलराइट, ये हमने देख लिया कंडक्शन के बारे में। अब हम देखते हैं कुछ मटेरियल्स जो है वो आप सोचिए और आप उसको जो है इस लिस्ट में नोट करिए और बताइए कि आसपास आपके जो मटेरियल्स हैं वो गुड कंडक्टर है या फिर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट हैं। तो क्या आपने अपने आसपास कुछ मटेरियल्स को नोट किया और पता लगाया कि वो गुड कंडक्टर्स हैं या फिर पुअर कंडक्टर्स हैं? यहाँ पे पहले हम बात कर लेते हैं हमारी लिस्ट में जो चीज़ें दी हुई हैं, जिसमें सबसे पहला है स्टील। स्टील स्टूडेंट, स्टील क्या होती है? स्टील जो है मेटल है, और मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। सेकेंड जो है वो है वुड। वुड क्या होता है? वुड एक पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे ही बात करें प्लास्टिक की, ग्लास की, ये सारे जो हैं वो पुअर कंडक्टर्स होते हैं। अगर बात करें किसी आयरन रॉड की या फिर कॉपर वायर की, ये सारे क्या होते हैं? ये सारे हमारे गुड कंडक्टर्स होते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ गुड कंडक्टर्स, कुछ पुअर कंडक्टर्स देख लिए हैं। आपको अब जो है अपनी ऑब्जर्वेशन के हिसाब से जो है चीज़ें इस टेबल में नोट करनी है। और अगर हम बात करें एक पुअर कंडक्टर ऑफ हीट की, जिसका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारी डे टू डे लाइफ में, वो है एयर। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एयर का आखिर क्या रोल होता है। डज योर लिस्ट इंक्लूड एयर? इफ इट इज देयर ऑन द लिस्ट, वेयर हैव यू प्लेस्ड इट? क्या आपकी जो ये टेबल थी उसमें आपने एयर नोट किया है? और एयर को अगर आपने नोट किया है तो आखिर आपने उसको कहाँ रखा है? गुड कंडक्टर में या फिर बैड कंडक्टर में या फिर पुअर कंडक्टर में? You must have experienced that during winters we prefer woolen clothes to keep ourselves warm. तो आपने देखा होगा कि ठंडियों में हम क्या करते हैं? ठंडियों में हम वुलन क्लोथ्स पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, और उससे हमारा
जो बॉडी है वो क्या होता है, वो हमको गर्म फील होता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? जो वुलन फैब्रिक होती है उसके अंदर पोर्स होते हैं, क्योंकि वो थिक फैब्रिक है तो उसमें क्या होते हैं, उसके अंदर पोर्स होते हैं, और उन पोर्स में जो एयर है वो ट्रैप हो जाती है। ठीक है, तो वुलन फैब्रिक ट्रैप्स एयर इन इट्स पोर्स एंड एज एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, क्योंकि एयर जो है वो क्या मैंने बताया, एयर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, वो अपने थ्रू हीट को पास नहीं होने देता है। इट रिड्यूसेस हीट फ्लो फ्रॉम आवर बॉडीज टू सराउंडिंग, एज अ रिजल्ट वी फील वार्म। तो हमने क्या करा, हमने विंटर्स में जहाँ पे आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ठंडा है, हमने क्या किया, हमने पहन लिए वुलन क्लोथ। अब वुलन क्लोथ में क्या है, वो जो वूल है जो हमारे स्किन पे है उसमें जो है पोर्स हैं, और उन पोर्स में क्या होता है, उन पोर्स में एयर जो है वो फंसी हुई होती है। तो एयर पुअर कंडक्टर है, तो हमारी स्किन और हमारा जो ठंडा एनवायरनमेंट है उसके बीच में क्या है, एक लेयर है वूल की जिसमें एयर है। तो एयर एक इंसुलेटिंग वॉल की तरह काम करता है और हमारी बॉडी की जो हीट है उसको जो है आगे बढ़ने से रोक देता है, उसको जो है एनवायरनमेंट में नहीं जाने देता है। उसका रिजल्ट क्या आता है कि हमारी जो शरीर की गर्मी है वो बाहर नहीं जाती है और हमारी बॉडी विंटर्स में जो है स्वेटर पहनने की वजह से गर्म फील होती है। ऑलराइट, सिमिलरली एयर ट्रैप्ड बिटवीन द लेयर्स ऑफ क्लोथिंग एक्ट्स एज अ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड कीप्स अस वार्म। और वैसे ही जैसे आपने एक लेयर पहनी, उसके ऊपर एक और कपड़ा पहना, एक और कपड़ा पहना, ऐसे जो है एक कपड़े और दूसरे कपड़े के बीच में जो एयर रहती है वो किस तरह से एक्ट करती है, वो भी एक्ट करती है हमारी एक लेयर, इंसुलेटेड लेयर की तरह से एक्ट करती है। और वो लेयर क्या करती है, वो हमारी बॉडी की जो गर्मी है उसको बाहर नहीं जाने देती है, और वो जो लेयर है वो बाहर नहीं जाने देगी हीट, तो हमारा जो बॉडी है वो कैसा फील करेगा, वो जो है वार्मथ फील करेगा, वो हमारी बॉडी जो है गर्म रहेगी। द प्रेजेंस ऑफ एयर between two thin blankets is the reason why we prefer them over one thick blanket to keep us warm। अब हमने एक जो है थिक ब्लैंकेट, एक मोटी ब्लैंकेट ओढ़ी, ठीक है, उसमें हो सकता है आपको थोड़ी ठंड लगे, आपने उसके ऊपर एक पतली ब्लैंकेट अगर डाल ली तो आप बिल्कुल जो है गर्म फील करने लगते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? यहाँ पे जो पिक्चर बनी है, यहाँ पे एक ग्रीन और एक रेड ब्लैंकेट दिख रही है और उसके बीच में जो है हवा है, तो वो जो हवा है जो दो ब्लैंकेट के बीच में है वो एक इंसुलेटिंग लेयर की तरह काम करती है, और वो जो इंसुलेटिंग लेयर है वो जो हीट है हमारी बॉडी की जो ट्रैप्ड है कहाँ पर, उस ब्लैंकेट में, उसको वो बाहर नहीं जाने देती है, तो हमको जो है ज़्यादा गर्म फील होता है। तो एक मोटी ब्लैंकेट की जगह अगर आपने दो पतली ब्लैंकेट जो है यूज़ करी है तो आपको जो है ज़्यादा गर्म फील होगा। क्यों? क्योंकि बीच में एयर की लेयर है, एयर पुअर कंडक्टर है, और पुअर कंडक्टर होने की वजह से वो हमारी बॉडी की जो हीट है उसको एनवायरनमेंट में नहीं जाने देगा और हमको जो है गर्म फील होगा। Is it possible to construct houses that are not affected by the outside heat and cold? House constructed in places with very hot or cold climate often use the concept of heat transfer to keep them cool or warm. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ऐसे घर बनाए जाएं जो कि बाहर की गर्मी, बहुत ज़्यादा बाहर की गर्मी या बहुत ज़्यादा बाहर की ठंडी की वजह से अफेक्ट नहीं होते हैं? तो हाउसेस ऐसी जगहों पे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ती है, वो ऐसी जगहों पे घर जो हैं वो इसी कंसेप्ट पे, ये जो हीट ट्रांसफ़र का कंसेप्ट है, इसी कंसेप्ट पे जो है बनाए जाते हैं और वो जो है गर्म या फिर ठंडे रहते हैं। आ गई बात समझ में? तो देयर आर हाउसेज विथ आउटर वॉल्स दैट आर कंस्ट्रक्टेड यूजिंग हॉलो ब्रिक्स that keep them warm in winters and cool in summers। अब अगर ब्रिक्स ऐसे हैं कि जो खोखले हैं, जो अंदर से हॉलो हैं, उनमें क्या है, एयर रहेगा, तो अगर ऐसी ब्रिक से जो है आप घर बना रहे हैं जो अंदर से हॉलो हैं, जिनमें एयर हैं, तो हमारा जो घर के बाहर का जो एनवायरनमेंट है और जो घर के अंदर का एनवायरनमेंट है उसके बीच में जो दीवार है वो किस चीज़ की है, वो एक लेयर ऑफ एयर की है, और एयर क्या है, इंसुलेटर है। तो वो क्या करेगा, अगर बाहर का टेम्परेचर बहुत ठंडा है तो घर के अंदर की गर्माहट को बाहर नहीं जाने देगा, और बाहर का टेम्परेचर अगर बहुत गर्म है तो घर के अंदर
जो ठंडा माहौल है, जो ठंडा एनवायरनमेंट है, उसको बाहर नहीं जाने देगा, या फिर बाहर की हीट को जो है अंदर नहीं आने देगा। बाहर की हीट को अंदर आने से वो एयर की जो लेयर है वो रोकेगी। इसलिए ऐसे घर जो है बनाए जाते हैं। दिस हैपन्स बिकॉज द एयर गेट्स ट्रैप्ड इन द होलो ब्रिक्स। होलो ब्रिक्स में क्या हो रहा है? एयर ट्रैप हो रही है, जो कि क्या है? पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। आई होप आपको जो है एयर का कंसेप्ट समझ आया होगा कि वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या आ रहा है कि आखिर जो है जब आपने पेमा और पाल्डेन को जब बात करते हुए देखा तो वहाँ पे देखा कि फायर प्लेस के पास वो बात कर रहे हैं, तो जब वो आग जल रही है तो उसका स्मोक जो है आखिर वो ऊपर ही क्यों जा रहा है? यहाँ पे भी यही क्वेश्चन पूछ रही है ये स्टूडेंट कि आखिर जो स्मोक है वो ऊपर ही क्यों जाता है। अब आ गया एक नया क्वेश्चन। हमने कंडक्शन ऑफ हीट में जो है एयर का जो हमने देख लिया, अब एक नया क्वेश्चन आया, आखिर जो है हीट जो आखिर जो स्मोक है वो ऊपर ही क्यों जा रहा है? आखिर ऐसा ही क्यों होता है जो हीट है वो ऊपर जा रहा है? ये जानने से पहले आइए एक फैसिनेटिंग फैक्ट जान लेते हैं। तो द अपर रीजन ऑफ हिमालय, जो हिमालयन रीजन है जो कि ऑलरेडी बहुत ठंडे होते हैं, उसमें भी अपर रीजन में जैसे कि मोरी ब्लॉक हुआ जो कि उत्तरकाशी में पड़ता है, उत्तराखंड में, एक्सपीरियंस एन एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट एंड हैवी स्नोफॉल। ऐसे वहाँ पर क्या होता है उत्तरकाशी जगह में, क्या होता है उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में कि वहाँ पे बहुत हैवी रेनफॉल, हैवी स्नोफॉल और बहुत ही ज़्यादा जो है विंटर्स के टाइम पे ठंड पड़ती है। तो वहाँ के जो हाउसेस होते हैं वो ऐसे बनाए जाते हैं जो कि विंटर्स के टाइम पे जो है गर्म रहें। with walls made of 2 wooden layers filled with cow dung and mud between them। तो वॉल्स उनकी कैसे बनाई जाती हैं? वॉल्स उनकी बनाई जाती हैं, एक ये लेयर है, ये क्या है? वुड है। एक ये लेयर है, ये क्या है? ये भी वुड है। ये क्या है? ये वुड है। और इसके बीच में वो फिल कर देते हैं क्या? या तो मड या फिर काउ डंग। ठीक है, क्या फिल कर दिया? या तो मड फिल कर दिया या तो काउ डंग फिल कर दिया। अब स्टूडेंट्स इससे क्या होगा? एक लेयर और दूसरी लेयर जो वुड की है वो ऑलरेडी क्या है? इंसुलेटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हो रहा है? बीच में जो उसके मटेरियल भरा हुआ है जो कि काउ डंग या फिर मड है वो भी क्या है? वो भी हमारा जो है इंसुलेटर है। इस तरीके से क्या होता है? ये इंसुलेटर जो है बाहर की जो ठंडी है उसको जो है अंदर नहीं आने देता है, या फिर ठंड हमारी जो हीट है वो कहाँ से कहाँ ट्रांसफर होती है? बिल्कुल कभी भी नहीं भूलना है कि हॉटर जगह से हमारी कोल्डर जगह पे। तो हमारे घर के अंदर की जो वार्मथ है वो बाहर जो है ट्रांसफर नहीं हो पाती है बाहर का, क्योंकि एटमॉस्फेयर बहुत ठंडा है। तो अंदर की जो वार्मथ है वो बाहर नहीं जाती है, अंदर की जो गर्म जगह है वो गर्म ही बनी रहती है। क्यों? क्योंकि दीवारें जो हैं वो इंसुलेटेड हैं, तो वो क्या होती है? अंदर की हीट एनर्जी को बाहर ट्रांसफर होने से रोक देती हैं। ठीक है, एज वुड एंड मड आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, क्योंकि वुड और मड दोनों ही पुअर कंडक्टर हैं किस चीज़ के? हीट के। तो वो प्रिवेंट करते हैं हीट लॉस और घर को जो है गर्म रखते हैं। ऑलराइट, आ गई बात समझ में? तो ये हमने फैसिनेटिंग फैक्ट जान लिया कि ये जो हमारा कंसेप्ट है आखिर इसको घर बनाने में कैसे यूज़ करते हैं ऐसी जगह के लोग जहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। ऑलराइट, तो हमारा जो क्वेश्चन था कि स्मोक जो है आखिर वो ऊपर ही क्यों जा रहा है, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमको जानना पड़ेगा कि आखिर कन्वेक्शन क्या होता है। ठीक है, आखिर जो है कन्वेक्शन क्या होता है? ये जो नया टर्म हम सुन रहे हैं आखिर ये क्या होता है? तो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था कि कन्वेक्शन की जब बात देखेंगे तो हम देखेंगे कि सॉलिड्स हम ऑलरेडी कंडक्शन में पढ़ चुके हैं। हम देखेंगे लिक्विड्स और हमारे जो गैसेस हैं उसमें ये जो है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर होता है। तो क्वेश्चन क्या था हमारा कि स्मोक जो है ऊपर क्यों जा रहा है, और हमारी जो कॉन्वर्जेशन चल रही थी पेमा, पाल्डेन और उनके ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, आइए हम वापस से उस पर फोकस करते हैं। तो पेमा ड्रॉज पाल्डेन्स अटेंशन टू द राइजिंग स्मोक फ्रॉम द बर्निंग फायरवुड अराउंड विच दे आर सिटिंग। मैंने आपको बताया था कि वो फायर प्लेस के अराउंड बैठे हुए हैं और वहाँ से आग से जो धुआं निकल रहा है उसकी तरफ जो है पेमा जो है अटेंशन ले जाती है। किसका?
अपने ब्रदर पाल्डेन का। वाई इज द स्मोक गोइंग अप, आखिर ये जो स्मोक है वो ऊपर ही क्यों जा रहा है। अब स्मोक ऊपर ही क्यों जा रहा है इसको जानने के लिए आइए हम एक एक्टिविटी को जो है परफॉर्म करते हैं। एक्टिविटी 7.2 क्या है, तो इसमें हमको क्या लेना है, दो आइडेंटिकल, दो एक जैसे पेपर के बिल्कुल हल्के कप ले लेने हैं और उनको जो है थ्रेड से बांधना है, उनको हमको थ्रेड से बांधना है और फिर एक वुडन स्टिक लेनी है और उसमें दोनों साइड बिल्कुल इक्वली लंबा थ्रेड लेके उसको उल्टा करके इन्वर्ट करके जो है इसमें बांध देना है। ऑलराइट, यहाँ तक पहले करते हैं कि हैंग देम यूजिंग थ्रेड्स ऑफ इक्वल लेंथ की थ्रेड ली और उसको हमने इन्वर्टेड पोजीशन में जो है एक वुडन स्टिक पे क्या किया, लटका दिया। नाउ अब एडजस्ट करिए पोजीशन ऑफ द कप को सो दैट द स्टिक इज हॉरिजॉन्टल। अब उन दोनों कप्स को ऐसे एडजस्ट करना है कि ये जो हमारी स्टिक है ये ना ऐसे रहे ना ऐसे रहे, बिल्कुल कैसी रहे, हॉरिजॉन्टल रहे। ऑलराइट, प्लेस अ बर्निंग कैंडल बिलो वन ऑफ द कप। अब एक जो हमारा कप है ये दो हमने बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल बना लिया। अब एक कप के नीचे आपने जो है एक जलती हुई क्या रख दी, कैंडल रख दी। ऑब्जर्व वॉट हैपन्स टू द कप। अब आप ऑब्जर्व करिए कि आखिर उस कप के साथ क्या हो रहा है और रिकॉर्ड करिए अपना ऑब्जर्वेशन टेबल 7.3 में और प्रोबेबल रीजंस के बारे में सोचिए कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स आप देखेंगे, आप नोटिस करेंगे कि आपका जो कप है वो क्या होगा, आपका जो कप है जिधर आपने कैंडल जलाया वो जो है ऊपर उठने लगेगा। उसकी वजह से हमारी जो स्टिक जो पहले हॉरिजॉन्टल थी वो टिल्ट होने लगेगी। ठीक है, तो ये था हमारा ऑब्जर्वेशन। अब इसके पीछे का रीज़न क्या है आइए हम वो भी जानते हैं। You observe that the cup under which the candle was placed, जो हमारा कप था जिसके नीचे कैंडल रखा हुआ था वो क्या हुआ, वो ऊपर उठने लगा। ठीक है, ये हमने ऑब्जर्व किया था। राइजेज अप, क्या हो रहा है, वो ऊपर उठ रहा है। वाई इज इट सो, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स द एयर अराउंड द कप फ्लेम कैंडल फ्लेम हीट्स अप, क्योंकि हमने वहाँ पे क्या जलाया था, कैंडल जलाया था। अब वहाँ का जो हवा है जो कि हमारी कैंडल के फ्लेम के पास आसपास की हवा है वो क्या हो रही है, वो गर्म हो रही है। तो कैंडल फ्लेम के अराउंड जो हवा है वो क्या हुई, गर्म हो गई। As the air in the cup warms up, और जब उस कप के अंदर जो है जो एयर है वो गर्म हुई तो वो क्या होगी, जब एयर गर्म होती है तो वो एक्सपैंड होती है। ठीक है, तो as the air in the cup warms up it expands and occupies more space, और ये जो एयर है वो क्या होती है, वो एक्सपैंड होती है और वो ज़्यादा जो है जगह लेने की कोशिश करती है। आपने हवा को क्या किया, गर्म कर दिया। अब हवा क्या है, उसके पार्टिकल्स दूर दूर होने लगेंगे, एक्सपैंड होने लगेंगे। जब पहले एक जगह पे खूब सारी हवा थी तो वहाँ पे डेंसिटी ज़्यादा थी, अब वो हवा जो है दूर दूर हो गए उसके पार्टिकल्स, तो अब वो एक्सपैंड हो गई, अब वो क्या हो गई है, अब वो हल्की हो गई है। तो जब हल्की हो गई है, कोई चीज़ हल्की होती है तो क्या वो ऊपर उठती है, तो वो जो एयर है गर्म वाली वो क्या होने लगेगी, वो ऊपर उठने लगेगी। ऑलराइट, तो एक्सपैंड हो रही है और क्या कर रही है, ज़्यादा जो है जगह ले रही है। एज अ रिजल्ट इट बिकम्स लाइटर एंड राइजेज अप, और वो क्या हुआ, हल्की हुई और वो ऊपर उठने लगी, और इसी वजह से ये जो पेपर कप है वो भी ऊपर उठता है। ओके, आई होप जो है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। You can experience the expansion of air by heating, by placing a partially inflated balloon in the sun। आपको जो है ये एक्सपेंशन ऑफ एयर जो है एक और तरीके से आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आप एक बलून लीजिए, उसको जो है इसमें थोड़ी सी हवा भरिए और बांध के उसको जो है सन में रख दीजिए। अब देखेंगे कि जब सनलाइट उस पर पड़ेगी तो वो गर्म होगा, और थोड़ी देर बाद जो थोड़ा सा फूला हुआ बलून था अब वो और ज़्यादा फूल जाएगा। क्यों, क्योंकि उसके अंदर की जो एयर है उसको हीट मिल रही है, और हीट जब मिलेगी तो उसके पार्टिकल्स दूर दूर जाएंगे और वो क्या होगी, एक्सपैंड होगी। तो जब एयर को हीट मिली तो वो एक्सपैंड हुई, और जब एक्सपैंड होगी जो
पहले थोड़ा सा फूला हुआ बलून था, अब वो ज़्यादा फूल जाएगा, वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आफ्टर द एयर इन द बलून गेट्स हीटेड, तो एयर जो है बलून के अंदर की वो गर्म हुई, तो एयर एक्सपैंड हो गई और बलून जो है वो ज़्यादा जो है बड़ा हो गया। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट व्हेन एन इंसेंस स्टिक, या फिर अगरबत्ती, आपने देखा होगा कि जब एक अगरबत्ती जलती है तो स्मोक जो है वो ऊपर जाता है। स्मोक इज अ मिक्सचर ऑफ हॉट गैसेस एंड टाइनी सॉलिड पार्टिकल्स दैट आर रिलीज्ड व्हेन समथिंग बर्न्स। और स्मोक क्या होती है? स्मोक स्टूडेंट्स कुछ नहीं, स्मोक एक मिक्सचर है किसका? गैसेस का, और वो जो टाइनी पार्टिकल्स जब कुछ जलता है तो रिलीज होते हैं, उन्हीं का एक मिक्सचर होता है, ठीक है। As it is warmer than the surrounding air, it rises up। तो स्मोक भी, जो हमारा क्वेश्चन था कि स्मोक आखिर ऊपर क्यों जाता है, वो भी इसीलिए जाता है क्योंकि आपने स्मोक के लिए क्या जलाया? कैंडल जला दी, ठीक है, या फिर यहाँ पे इस केस में क्या, इंसेंस स्टिक या फिर अगरबत्ती जला दी। तो आपने जब अगरबत्ती धूप बत्ती जलाई तो उसके आसपास का, जहाँ पे वो जल रही है, उसकी जो आसपास का एयर है वो क्या हुआ? वो भी गर्म हुआ। जब एयर गर्म हुआ तो वो एक्सपैंड होगा तो वो लाइटर होगा और वो ऊपर को उठेगा। इसीलिए हमेशा ही जो स्मोक है वो ऊपर को जाती है, क्योंकि वो हॉट एयर है, और वो हॉट एयर हमेशा किधर उठती है? ऊपर को उठती है हमेशा, इट राइजेज अप। ऑलराइट, तो लेट अस फाइंड आउट हाउ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन लिक्विड्स। अब हमने गैसेस के बारे में देख लिया, ठीक है। अब हम देखते हैं लिक्विड्स के बारे में। गैसेस में कैसे हो रही है? गैसेस में हीट मिली, गैस एक्सपैंड करी, लाइट हुई, ऊपर चली गई, ठीक है। और जब ऊपर चली गई हमारी गैस, तो वही रीज़न होता है कि जो हमारी अगरबत्ती है, किसी भी चीज़ का धुआं है, वो हमेशा ऊपर को उठता है। अब हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि आखिर लिक्विड्स के केस में क्या होता है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है? हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन लिक्विड्स। आखिर लिक्विड के केस में हीट ट्रांसफर कैसे हो रहा है? क्या लिक्विड भी ऊपर को उठ रहे हैं जैसे कि हमारे गैसेस, या फिर जैसे हमारा एयर उठ रहा था? क्या ऐसा ही है? आइए हम पता लगाते हैं। हम क्या करेंगे? एक एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे। तो ये जो एक्टिविटी है ये हमको हमेशा ही किसी जो है बड़े के सुपरविजन में करना है। ऑलराइट, बिल्कुल ही केयरफुली करना है। तो पहला हमको क्या करना है? हमको 500 ml का एक बीकर लेना है और उसको आधा जो है किससे? पानी से फिल कर देना है। ये हमने क्या लिया है? एक बीकर लिया है, और 1 लीटर का बीकर अगर आपने लिया है तो उसमें आधा लीटर पानी डाल दीजिए, या फिर आपने अगर यहाँ पे 500 ml का जो है बीकर लिया है तो उसमें 250 ml पानी डाल दीजिए। विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रॉ, एक स्ट्रॉ की हेल्प से place a grain of potassium permanganate at the center of the beaker space। अब आप एक स्ट्रॉ लीजिए और बिल्कुल एक दाने बराबर, बिल्कुल एक ग्रेन के बराबर जो है पोटेशियम परमैंगनेट, एक कंपाउंड होता है जो कि पिंक कलर का होता है, वो ले लीजिए, ठीक है। और उसको क्या करिए? बिल्कुल सेंटर ऑफ द बेस में। कहाँ पर? जैसे यहाँ, ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द बेस में दाने बराबर एक पोटेशियम परमैंगनेट आप रख दीजिए। प्लेस अ कैंडल राइट बिलो द सेंटर ऑफ द बेस ऑफ द बीकर। अब आप नीचे क्या करिए? एक कैंडल रखे बिल्कुल कहाँ पे? सेंटर ऑफ द बेस पे, जहाँ आपने ऊपर से पोटेशियम परमैंगनेट का एक ग्रेन रखा था, वहाँ नीचे आप जो है एक कैंडल को जला दीजिए। इतना हमने सेटअप बना लिया। आइए देखते हैं क्या हम ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। ऑब्जर्व द मूवमेंट ऑफ द कलर्ड स्ट्रीक इन द वाटर। अब क्या करना है? अब आपको जो है कलर्ड स्ट्रीक का जो मूवमेंट आएगा, क्यों? मैंने बताया पोटेशियम परमैंगनेट पिंक कलर का दिखेगा पानी में, तो वो जो पिंक कलर की स्ट्रीक्स बन रही है उसको आप क्या करिए? ऑब्जर्व करिए। एज यू सप्लाई हीट अ स्ट्रीक ऑफ कलर स्टार्ट्स मूविंग अप एंड देन कमिंग डाउन फ्रॉम द साइड्स। जैसे आपने यहाँ से हीट सप्लाई करना चालू किया तो आप नोटिस करेंगे कि एक स्ट्रीक, पिंक कलर की एक स्ट्रीक जो है वो, जैसे यहाँ पर एक कलर्ड स्ट्रीक दिख रही है, वो पहले ऊपर जाएगी, और सेंटर से बिल्कुल ऊपर जाएगी, और साइड से जो है क्या होगी? साइड से जो है नीचे आने लगेगी, फिर सेंटर से ऊपर उठेगी, फिर साइड से नीचे आने लगेगी। तो ये आप जो है वहाँ पर नोटिस करेंगे। Why does the streak of colored water go up
इन द मिडिल एंड कम डाउन फ्रॉम द साइड्स। तो जो स्ट्रीक है हमारी वाटर का, आखिर वो बीच में से ऊपर क्यों जा रही है और साइड से जो है वो नीचे क्यों आ रही है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तो द वाटर एट द बॉटम ऑफ द बीकर गेट्स हीटेड अप। जो वाटर है हमारा कहाँ पे, बिल्कुल सेंटर में, वहाँ पर क्या हो रहा है, वो हीट अप हो रहा है, वो क्या हो रही है, वो जल रही है। ऑलराइट, तो वाटर जो है सेंटर ऑफ द बीकर में वो क्या हो रहा है, गर्म हुआ। अब इट एक्सपैंड्स बिकम्स लाइटर एंड राइजेज। यहाँ पे सेम चीज़ हुई कि जहाँ पे अगर ये हमारा बीकर है स्टूडेंट्स, तो हमने क्या किया है, थोड़े अच्छे से बना लेते हैं। ये जो हमारा बीकर है हमने यहाँ पे इसको क्या दी है, हमने यहाँ पे इसको फ्लेम दी है। अब यहाँ का जो पानी है वो क्या हो रहा है, वो यहाँ के जो पार्टिकल्स हैं वो गर्म हो गए और गर्म होने के बाद क्या हुए, एक्सपैंड हुए और ये ऊपर को उठे। ठीक है, क्या हुए, ये ऊपर को उठे। क्यों, क्योंकि गर्मी मिली, पार्टिकल्स दूर दूर गए, लाइट वेट हुए, पार्टिकल्स दूर गए तो एक्सपैंड हुए, एक्सपैंड होके लाइट वेट हो गए तो ये ऊपर उठे। तो जो गर्म पानी था, जो यहाँ पे हॉट वाटर था, वो ऊपर उठने लगा। अब आगे क्या हुआ, आइए देखते हैं। द वाटर ऑन द साइड्स ऑफ द बीकर इज कंपैरेटिवली कूलर एंड हेवियर। अब जो साइड का पानी है, जो यहाँ का पानी है स्टूडेंट्स, वो अभी भी जो है क्या है, वो ये सेंटर वाले वाटर से कंपेयर करें तो ये वाला जो वाटर है वो क्या है, वो अभी कूलर है, वो उतना गर्म नहीं है जितना जो वाटर हमारे सेंटर ऑफ द बीकर में है वो गर्म है। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ, एंड कम्स डाउन टू टेक द प्लेस ऑफ द राइजिंग वाटर। अब ये जो वाटर हमारा साइड ऑफ द बीकर पे है वो क्या कर रहा है, वो जो ये वाटर यहाँ से ऊपर गया था उसकी जगह पे आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पेस बन गई। अब यहाँ पे क्या आया, ये साइड वाला ठंडा पानी आया और ये पानी फिर वापस से गर्म हुआ और ये ऊपर उठ गया। इसीलिए वो जो पोटेशियम पर मैग्नेट की पिंक कलर की स्ट्रीक्स दिख रही थी, इसीलिए हमको दिख रही थी। क्यों, क्योंकि हमने सेंटर में पोटेशियम पर मैग्नेट का एक ग्रेन रखा था, तो जब यहाँ का पानी ऊपर गया तो वो स्ट्रीक भी ऊपर गई और जब हमने ये स्ट्रीक साइड वाला जो पानी था, जो थोड़ा कंपैरेटिवली कूलर था, जब वो जो है नीचे जो जगह बची थी वहां पर आया तो ये स्ट्रीक जो है हमको ऐसी दिखने लगी, जैसे कि हमको इस पिक्चर में दिख रही है जो कि हमारी बुक में है, कि यहाँ से जो है पोटेशियम मैग्नेट का जो स्ट्रीक थी पिंक कलर की वो ऊपर गई और फिर जब डेंसर वाटर साइड वाला नीचे को आया हॉट वाटर की जगह लेने, तो वो वापस से जो है स्ट्रीक हमको इधर आती हुई दिखी। और यही जो प्रोसेस है कि हॉट वाटर का ऊपर जाना और कोल्डर वाटर का उसकी जगह पे नीचे आना, इसी को हम कहते हैं कन्वेक्शन करंट। ठीक है, तो वो क्या होती है, कन्वेक्शन करंट कहलाती है। देन this water gets heated and in turn also rises। ऑलराइट, आ गई बात समझ में कि यहाँ पे आखिर इस पिक्चर में क्या हो रहा है, कन्वेक्शन करंट कैसे बन रहा है। और जब ये ही साइकिल जो है वो कंटिन्यू रहेगी और सारा पानी धीरे धीरे यहाँ पर आ जाएगा तो पूरा वाटर जो है वो फिर इवनली जो है हॉट हो जाता है। तो ये कन्वेक्शन करंट, जो कन्वेक्शन करंट है वो चलती रहती है और फिर धीरे धीरे करके हमारा जो पानी है वो फिर पूरा जो है गर्म हो जाता है। This cycle continues until the entire volume of water is heated। ये साइकिल कब तक चलती रहती है, जब तक पूरा पानी गर्म नहीं हो जाता। In this case, the entire volume of water gets heated थ्रू दी एक्चुअल मूवमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स। इस केस में क्या हो रहा है, एक्चुअली जो हमारे पार्टिकल्स हैं वाटर के वो खुद मूव होके ऊपर जा रहे हैं और जो साइड वाले कोल्डर पार्टिकल्स हैं वो खुद मूव होके सेंटर में आ रहे हैं। तो यहाँ पे एक्चुअल मूवमेंट देखने को मिल रहा है किसका, हमारे वाटर के पार्टिकल्स का। तो द प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर इज नोन एज कन्वेक्शन। और जब पार्टिकल्स खुद मूव करते हैं तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर को हम कहते हैं कन्वेक्शन। ऑलराइट, इट इज बिकॉज ऑफ कन्वेक्शन that we see the movement of colored streak inside the beaker। और इसी कन्वेक्शन में जो मूवमेंट हो रहा है, जो हमारा हीट ट्रांसफ़र हो रहा है, इसमें जो मूवमेंट हो रहा है, इसी वजह से जो है हमको जो है कलर्ड जो पोटेशियम पर मैग्नेट की स्ट्रीक है वो देखने को मिलती है। ऑलराइट, thus
We can conclude that water like air gets heated up बाय द प्रोसेस ऑफ कन्वेक्शन। और हम यहाँ से ये कंक्लूड कर सकते हैं कि जैसे हमारा एयर था वैसे ही हमारा जो वाटर है, मतलब जैसे हमारे गैसेस कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर कर रहे थे, वैसे ही हमारे जो लिक्विड्स होते हैं वो भी कन्वेक्शन के प्रोसेस के थ्रू हीट ट्रांसफर जो है करते हैं। Heat transfer takes place by the actual movement of particles of liquids and gases from one place to another। यहाँ पे heat transfer कैसे हो रहा है? heat transfer हो रहा है actually जो particles हैं वो अपनी जगह जो है change कर रहे हैं, actual movement of particles देखने को मिल रहा है। और जब इस process से heat का transfer होता है तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम convection कहते हैं। Alright, आइए हम आगे बढ़ते हैं। अब कन्वेक्शन क्या होता है एक बार क्विकली देख लेते हैं। ट्रांसफर ऑफ हीट इन लिक्विड एंड गैसेस, बिल्कुल ये कन्वेक्शन का जो प्रोसेस है वो लिक्विड और गैसेस दोनों में देखने को मिलता है। जो वार्मर पार्ट है फ्लूइड का वो लाइट हो जाता है और फिर वो ऊपर को राइज होता है। जो कूलर डेंसर पार्ट होता है वो उस नीचे वाली जो जगह बनी होती है वार्मर पार्ट के ऊपर उठने से वहाँ पे आ जाता है, फॉर्मिंग अ कन्वेक्शन करंट, और फिर ये कन्वेक्शन करंट जो है वो फॉर्म हो जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है? बॉइलिंग वाटर, हॉट वाटर ऊपर उठना और फिर कोल्ड वाटर का नीचे आना, जो अभी हमने एग्जाम्पल में देखा। सी ब्रीज और लैंड ब्रीज, अब ये जो नया टर्म है ये हम पढ़ेंगे कि कन्वेक्शन करंट की वजह से एक नेचुरल फिनोमेना देखने को मिलता है कॉज ड्यू टू कन्वेक्शन ऑफ एयर। कन्वेक्शन ऑफ एयर की वजह से हमको सी ब्रीज और लैंड ब्रीज का एक नेचुरल फिनोमेना जो है वो देखने को मिलता है। आइए हम सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो पाल्डन शेयर्स हिज एक्सपीरियंस ऑफ विजिटिंग अ बीच इन केरला ड्यूरिंग विंटर वेकेशन एंड सेज, पाल्डन जो है जब वो विंटर वेकेशन में केरला गया था तो वहाँ का जो है एक बीच का वो एक्सपीरियंस शेयर करता है। ड्यूरिंग द डे द सैंड और सॉइल नियर द बीच इज हॉटर दैन द वाटर ऑफ द सी। तो वो ये कहता है कि दिन के टाइम पे जो सैंड होती है वो जो है ज़्यादा गर्म होती है अगर आप कंपेयर करें उसको सी के वाटर से। However, at night the sand or soil is cooler than the water। तो और अगर रात की बात करें तो उस टाइम पे क्या होता है, जो सैंड या फिर सॉइल है वो ठंडा होता है किसके कंपैरिजन में? हमारे जो सी का वाटर है उसके कंपैरिजन में। तो इस पे पेमा कहती है कि हाँ, जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो हीट और कूल अलग अलग तरीके से होते हैं। ऑलराइट, तो हमने क्या पता लगाया यहाँ से? ये पता चलता है कि जो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स हैं उनके कोई जो है जल्दी गर्म हो जाएगा, कोई जल्दी ठंडा हो जाएगा। ये सारी जो चीज़ें हैं वो हमको देखने को मिलती हैं। Let us check how land and water gets heated and cooled by performing an activity। आइए एक एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं और देखते हैं कि लैंड और वाटर में से कौन जल्दी गर्म हो रहा है और क्या चीज़ है जो जल्दी ठंडी हो जाती है। तो ये एक्टिविटी जो है हमको एक क्लियर सनी डे पे, एक ब्राइट सनी डे पे जो है परफॉर्म करनी है, क्योंकि हमको बहुत ही तेज़ जो है सनलाइट की इसमें ज़रूरत होती है और हमको सुपरविजन में करनी है, सारी ही एक्टिविटीज़ सुपरविजन में करनी है। टेक टू आइडेंटिकल बोल्स, हमको दो एक जैसे बिल्कुल दिखने वाले बोल चाहिए। एक बोल में आप जो है आधा पानी भर दीजिए और दूसरी बोल में आधा जो है आप सॉइल डाल दीजिए। तो एक बोल में सॉइल डाला और दूसरी बोल में जो है वाटर डाला। अब उन दोनों में हमको लेबोरेटरी थर्मोमीटर, जो हमारी लैब्स में थर्मोमीटर होते हैं अवेलेबल, उनको हमको डालना है और ऐसे करना है कि वो जो हमारा कंटेंट है जो कि सॉइल और वाटर है उसको टच करे, लेकिन बॉटम ऑफ द हमारा जो बोल है उसको टच नहीं करें, ठीक है। यहाँ तक हमने अपनी जो है एक्टिविटी का सेटअप वो बना लिया। अब प्लेस द सेटअप इन द सनलाइट, तो जो आपकी बुक में जो पिक्चर दिया हुआ है वो जब आपने अगर सेटअप बना लिया है तो अब इसको क्या करना है, इसको हमको जो है ब्राइट सनलाइट में रख देना है। Measure the temperature of the soil and water every 5 minutes and record the data in table 7.4। अब हमको क्या करना है, अब हमको टेम्परेचर हर 5 मिनट पे जो है मेजर करना है और ये जो हमारा डेटा है उसको इस टेबल में जो है फिल करना है। स्टडी द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉइल इन वाटर, अब हमको साथ ही साथ स्टडी भी करनी है कि आखिर कौन सी चीज़ है जिसका टेम्परेचर बहुत जल्दी बढ़ रहा है या फिर किसका टेम्परेचर जो है कंपैरेटिवली धीरे धीरे बढ़ रहा है। डिड द टेम्परेचर राइज बाय सेम अमाउंट फॉर
बोथ द सॉइल एंड वाटर एट द सेम टाइम, क्या दोनों का ही टेम्परेचर बिल्कुल जो है एक ही जैसा बढ़ रहा था? क्या दोनों का जो राइज इन टेम्परेचर है वो इक्वल था? इफ नॉट, विच वन गेट्स हीटेड फास्टर? और अगर ऐसा नहीं था तो क्या था हमारा सॉइल और वाटर में से क्या था जो जल्दी गर्म हो गया था और क्या था जिसको जो है थोड़ा टाइम लग रहा था गर्म होने में? हाउ मच वॉज द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द सॉइल एंड वाटर इन 20 मिनट्स? और 20 मिनट्स के बाद जो है आपने क्या नोटिस किया? उस थर्मोमीटर ने आपको क्या बताया कि कौन सा जो हमारा सब्सटेंस है वो ज़्यादा गर्म हो गया था या फिर कितना राइज ऑफ टेम्परेचर हुआ था हमारी सॉइल में और हमारी वाटर में? ऑलराइट, तो 20 मिनट्स के बाद आप देखेंगे तो आप फाइंड आउट करेंगे कि जो टेम्परेचर है हमारी सॉइल का वो ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है। किससे? हमारे वाटर के कंपैरिजन में। तो यहाँ से हमको क्या पता चलता है कि अलग अलग जो सब्सटेंसेस होते हैं वो जो है उनका गर्म और ठंडे होने का जो सिस्टम होता है वो अलग अलग होता है। जैसे यहाँ पे सॉइल है तो सॉइल जो है वो वाटर के कंपैरिजन में गर्म भी जल्दी हो जाता है और ठंडा भी जल्दी हो जाता है। आगे बात समझ में? This indicates that the soil heats up faster than water। यहाँ से हमको क्या पता चला कि जो सॉइल है हमारा वो वाटर से जो है जल्दी गर्म हो जाता है। ऑलराइट, does the soil also cool faster than water? अब अगर गर्म होने की बात कर रहे हैं तो आइए हम एक बार उसी थर्मोमीटर से ये भी चेक कर लेते हैं कि अगर सॉइल जो है जल्दी गर्म हो गया था तो वो ठंडा भी जल्दी हो जाएगा। कंपेयर करें अगर हमारे जो वाटर है उससे। After letting the soil and water get heated, bring the setup indoors and let it cool for 20 minutes। अब जो आपका सेटअप था आप एक काम करिए, हमने ऑब्जर्व कर लिया, अब आप उसको जो है इंडोर्स लेकर आइए, उसको घर के अंदर लेकर आइए जहाँ पे टेम्परेचर बाहर के कंपैरिजन में जो है ठंडा रहता है। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो सॉइल है 20 मिनट्स के बाद वो उस वाटर से ज़्यादा ठंडा जो है हो जाएगा। अगर आप कंपेयर करेंगे जो फॉल इन टेम्परेचर है जो हमारा थर्मोमीटर हमको बताएगा वो ये दिखाएगा कि टेम्परेचर जो है सॉइल में ज़्यादा कम हो गया एज कंपेयर टू वाटर। ऑलराइट, जस्ट एज इट गेट्स हीटेड फास्टर, जैसे वो गर्म जल्दी हो रहा था वैसे ही जो हमारा सॉइल है वो ठंडा भी बहुत जल्दी हो जाता है। तो people living in coastal areas experience an interesting phenomena caused by heating and cooling of land and water at different rates। ये जो अलग अलग रेट पे जो है जो हीटिंग और कूलिंग हो रही है सॉइल की या फिर लैंड की और वाटर की, इसकी वजह से जो है जो लोग जो कोस्टल एरियाज में रहते हैं, जो समुद्र के किनारे रहते हैं, वो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेचुरल फिनोमेना को एक्सपीरियंस करते हैं। As the land gets heated faster than water during the day, it causes warm air above the land to rise। अब क्योंकि हमको पता है दिन में क्या है, सनलाइट है, हीट मिल रही है, तो जो हमारा लैंड है वो जल्दी गर्म हो जाएगा। किसके कंपैरिजन में? हमारा जो सी वाटर है उसके कंपैरिजन में। तो वहाँ का जो एयर है, जो लैंड का एयर है, वो भी जल्दी गर्म हो जाएगा। और अगर एयर गर्म होती है तो क्या होता है? एयर गर्म होकर एक्सपैंड होती है, एक्सपैंड होके लाइट वेट हो जाती है और लाइटर एयर जो है वो ऊपर को उठ जाती है, इट राइजेस अप। ऑलराइट, दिस कॉजेस कूलर एयर टू मूव फ्रॉम द सी टुवर्ड्स द लैंड। अब इसकी वजह से क्या होता है? क्योंकि लैंड की जो एयर थी वो गर्म होके कहाँ चली गई? ऊपर चली गई। तो जो सी के पास जो कंपैरेटिवली ठंडी एयर है वो अब लैंड की तरफ मूव करने लगेगी। क्या फॉर्म हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पे कन्वेक्शन करंट फॉर्म हो रहा है। यहाँ हमने क्या किया, यहाँ जो लैंड की एयर थी वो सनलाइट की वजह से गर्म हो गई, वो एक्सपैंड हुई, लाइट वेट हुई और वो ऊपर चली गई। अब वहाँ की जो जगह है वो कौन लेने आएगा? वो हमारा कूलर एयर लेने आएगा। और कूलर एयर कहाँ पर है? हमारे सी की सरफेस पर है। वो कंपैरेटिवली वार्म कूल है। किसके कंपैरिजन में? हमारे सॉइल के कंपैरिजन में।
दिस मूवमेंट ऑफ कूलर एयर फ्रॉम द सी टू द लैंड इज कॉल्ड सी ब्रीज। और यही मूवमेंट जो हमारी ठंडी हवाएं जो आ रही हैं हमारी सी की तरफ से किधर, लैंड की तरफ को, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम सी ब्रीज कहते हैं। समुद्र की तरफ से ठंडी हवाएं जो दिन में आती हैं इसी को हम क्या कहते हैं, सी ब्रीज कहते हैं। और ये सी ब्रीज क्यों हो रहा है, क्यों फॉर्म हो रहा है, ये भी मैंने आपको बता दिया। हेंस इन हॉट प्लेसेस सी ब्रीज रिलीव्स पीपल फ्रॉम द हीट। तो इन गर्म जगहों पर क्या होता है, सी ब्रीज जो है गर्मी से लोगों को बचाती है। That is why windows of the houses in coastal areas are placed facing the sea। तो इसीलिए जो कोस्टल एरियाज में घर बने होते हैं उनमें बड़े बड़े विंडोज बने होते हैं जो कि हमारे सी की तरफ ओपन होते हैं, सो दैट दिन के टाइम पे जब गर्मी बहुत हो रही है तो सी ब्रीज जो है हमारे घरों में आ सके और हमको हीट से जो है रिलीव कर सके। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देखेंगे क्या हुआ, लैंड पे सनलाइट आई, यहाँ की जो वार्मर एयर थी वो ऊपर उठ गई और जो हमारी ठंडी हवा थी वो उस वार्मर एयर की जगह लेने आ गई। फिर वही होगा कि यहाँ की वार्मर एयर फिर जो है गर्म होके ऊपर उठ जाएगी और ठंडी हवा वापस से आएगी। तो ऐसे क्या होगा, सी की तरफ से ठंडी हवा आती हुई हमको लैंड की तरफ दिन के टाइम में जो है फील होगी। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। एट नाइट, अब रात को क्या होता है, ये तो हमने सी ब्रीज के बारे में देख लिया जो कि हमको डे टाइम में देखने को मिल रहा है। नाइट टाइम में क्या होता है, ये जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ऑपोजिट हो जाती है, क्योंकि जो हमारी सैंड है वो जितनी जल्दी गर्म हो रही थी उतनी ही जल्दी ठंडी भी हो रही है। इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं है, सनलाइट एब्सेंट है रात के टाइम पे, जो लैंड है वो जल्दी से कूल डाउन हो जाती है। अगर कंपेयर करें हम सी वाटर से तो लैंड हमारी ठंडी भी उतनी ही जल्दी हो गई। तो अब रात के टाइम पे क्या ज़्यादा जो है गर्म है, हमारा जो सी है वो ज़्यादा गर्म है एज कंपेयर टू लैंड। ऑलराइट, एज अ रिजल्ट द एयर अबव द सी इज़ वार्मर। तो जो एयर है किसके, सी की सरफेस पे, सी की जो हमारी समुद्र की सतह है उसके ऊपर जो एयर है वो कंपैरेटिवली अब जो है गर्म हो गई है लैंड के कंपैरिजन में। और अगर वो गर्म है तो वो गर्म होगी, एक्सपैंड होगी, लाइट होगी और फिर वो ऊपर उठेगी। तो अब क्या हो रहा है, रात के टाइम पे जो सी की एयर है वो राइज अप हो रही है। कूलर एयर फ्रॉम द लैंड देन मूव्स टुवर्ड्स द सी। अब क्या होगा, जब हमारी सी की सरफेस की जो हॉट एयर है वो ऊपर उठ गई है तो जो ठंडी हवा है हमारी लैंड की सरफेस पे वो किधर को जाएगी, वो सी की तरफ जाएगी। ऑलराइट, वहाँ की जगह लेने वो जाएगी। तो रात के टाइम पे क्या हो रहा है, रात के टाइम पे जो ये वार्मर सी है इसकी हवा जो है ऊपर उठ गई तो कूलर एयर लैंड से इधर आ रही है। फिर जब ये हवा जो है गर्म हो जाएगी तो फिर वापस से ये ऊपर उठ जाएगी और लैंड से जो कूलर एयर है वो वापस से सी की तरफ आएगी। तो रात के टाइम पे ये जो मूवमेंट है एयर का लैंड से सी की तरफ, इसी को हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ऑलराइट, क्रिएटिंग अ लैंड ब्रीज। तो ये जो मूवमेंट है रात के टाइम का कूलर एयर का लैंड से सी की तरफ आना, इसी को हम कहते हैं लैंड ब्रीज। 10 People living near the seashore experience that the direction of wind reverses in day and night time। तो जो लोग जो हैं, जो शीशोर पे रहते हैं, जो समुद्र के किनारे लोग रहते हैं, वो ये एक्सपीरियंस करते हैं कि रात के टाइम पे जो है हवा जो है वो बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन की हो जाती है जैसे कि वो दिन के टाइम पे थी। तो दिन और रात में जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं कि हवा की जो डायरेक्शन है वो रिवर्स हो गई है। ऑलराइट, और क्यों हो जाती है, क्योंकि सी ब्रीज जो है वो सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो है शीशोर पे एक्सपीरियंस करने को मिलता है। तो लैंड ब्रीज और सी ब्रीज क्या है, ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑफ लैंड एंड सी ड्यूरिंग डे एंड नाइट। क्योंकि जो हमारा लैंड है और जो हमारा सी है उसकी अलग अलग टेम्परेचर पे हीटिंग और कूलिंग होती है। जो हमारा लैंड है वो जल्दी से ठंडा, जल्दी से गर्म हो जाता है। इस अनइवन हीटिंग की वजह से हमको लैंड और सी ब्रीज का फिनोमिना एक्सपीरियंस करने को मिलता है। डे टाइम पे जो सी ब्रीज है वो देखने को मिलती है। लैंड गर्म हुई, वहाँ किसके, वाटर के कंपैरिजन में जो है ज़्यादा जल्दी गर्म हो गई। तो एयर जो है लैंड पे वो गर्म हो जाता है और फिर वो ऊपर उठता है और जो ठंडी हवा है सी से वो आके उसकी जगह ले लेती है और इसी को हम कहते हैं सी ब्रीज।
और नाइट टाइम पे लैंड ब्रीज देखने को मिलता है। तो लैंड जो है वो ठंडी भी हो जाती है जल्दी से वाटर के कंपैरिजन में। तो जो एयर है सी के लेवल सरफेस पे वो अब गर्म है और गर्म होके वो उड़ जाता है। तो जो कूलर एयर है लैंड का वो आता है किधर, टुवर्ड्स द सी फ्रॉम द लैंड, और उसी को हम कहते हैं लैंड ब्रीज। तो जब सी जो है वो हवा लैंड को भेज रही है तो वो सी ब्रीज है, और जब लैंड हवा भेज रही है सी को तो उसको लैंड ब्रीज कहते हैं। ये हमने जो है एक बहुत अच्छा सा नेचुरल फिनोमेना देख लिया। अब हमने देख लिया कि कंडक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन क्या होता है, और कंडक्शन जो है वो सॉलिड्स में होता है और लिक्विड्स और गैसेस में कन्वेक्शन देखने को मिलता है। आइए हम पढ़ते हैं रेडिएशन के बारे में, ठीक है। Do you remember when Pema and Palden were sitting around the fireplace, they felt warm? तो क्या आप रिमेंबर है आपको कि पेमा और पाल्डन की जो कन्वर्सेशन चल रही थी वो कहाँ चल रही थी? वो जो है एक फायरप्लेस के किनारे चल रही थी, और वहाँ पर जब आप बैठोगे, आप भी अगर किसी फायरप्लेस के बगल में बैठे हो तो थोड़ी दूर ही बैठते हैं, और थोड़ी देर बाद जो है हमको गर्मी जो है वो फील होने लगती है उस फायरप्लेस की। Their grandfather tells them that the heat transfer in this case takes place directly from the fire। जो ऑब्जेक्ट है वहाँ से डायरेक्टली हीट का जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो हम तक आ रहा है। कौन से प्रोसेस की वजह से? रेडिएशन की वजह से। तो जो हीट ट्रांसफ़र है वो ऑब्जेक्ट जो है वो डायरेक्टली हीट ट्रांसफ़र कर रहा है। वो जो फायर प्लेस था उससे डायरेक्टली हीट जो है वो हमको मिल रही थी। तो ये जो प्रोसेस है इसको क्या कहते हैं? इसको रेडिएशन कहते हैं। The heat of sun reaches us through this process। जो heat of sun है, अब क्योंकि स्टूडेंट्स सन तो हमारे एटमॉस्फेयर में तो है नहीं, वो इतनी दूर है वहाँ स्पेस में, वहाँ तो कोई एयर है नहीं, तो वहाँ से हीट आखिर कैसे आती है हम तक? वहाँ से हीट रेडिएशन के प्रोसेस के थ्रू आती है। रेडिएशन के प्रोसेस में हमको किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है, हमको एयर की ज़रूरत नहीं है अपनी जो है हीट एनर्जी को लाने में। तो रेडिएशन में जो है, जो हम रेडिएशन के प्रोसेस की वजह से जो है जो हमारी सन की हीट है वो हम तक आती है। हीट ट्रांसफर बाय रेडिएशन डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम। रेडिएशन के मेथड से अगर हीट ट्रांसफर करवाना है तो हमको किसी भी मीडियम की कोई ज़रूरत नहीं होती है। All objects radiate heat. You must have observed that hot utensil kept away from the flame cools down after some time। तो सारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो हीट जो है रेडिएट करते हैं, हमारी बॉडी से हीट रिलीज़ हो रही है। सारे भी जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो सब जो है हीट रिलीज़ करते रहते हैं। कौन सी प्रोसेस से? रेडिएशन की प्रोसेस से। कैसे? इसको एक एग्जांपल से समझेंगे कि आपने जो है कोई गर्म बर्तन को अगर स्टोव से उतार के भी रख दिया तो थोड़ी देर बाद क्या होता है? वो ठंडा हो जाता है। तो उसकी हीट आखिर कहाँ गई? उसकी हीट जो है एनवायरनमेंट में चली गई। हॉटर बर्तन से जो है ठंडे एनवायरनमेंट में, कंपैरेटिवली ठंडे एनवायरनमेंट में जो है हीट ट्रांसफ़र हो गई। कौन से प्रोसेस से? रेडिएशन की प्रोसेस से। ऑल राइट, वॉट इज़ द रीज़न फॉर इट? आखिर रीज़न क्या है? कैसे जो है, क्या रीज़न है कि रेडिएशन जो है देखने को मिल रहा है? जो हॉट यूटेंसिल है वो कूल डाउन हो रहा है। कैसे? रेडिएट करके, अपनी जो हीट है उसको रेडिएट करके अपनी सराउंडिंग में। ठीक है, तो हीट जो है वो कहाँ रेडिएट हुई? वो सराउंडिंग में जो है रेडिएट हुई। इसलिए जो है ऑब्जेक्ट धीरे धीरे क्या होने लगता है? ऑब्जेक्ट धीरे धीरे जो है ठंडा होने लगता है। तो रेडिएशन क्या है? रेडिएशन जो है हीट का ट्रांसफ़र बिना किसी मीडियम के। ऑलराइट, हीट ट्रैवल्स एज हीट रेज। हीट रेज के फॉर्म में जो है हीट ट्रैवल करती है और इसके लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं है। तो ये वैक्यूम में भी हो सकती है। वैक्यूम मतलब एम्प्टी स्पेस, जहाँ पे कोई मीडियम नहीं हो। ऑलराइट, तो वैक्यूम में जो है कौन सा प्रोसेस होता है हीट ट्रांसफ़र का? वैक्यूम में जो है रेडिएशन के प्रोसेस से हीट ट्रांसफ़र होती है। एग्जाम्पल क्या है? सन की हीट जो है हम तक पहुँचना, ये एक एग्जाम्पल है रेडिएशन का। हमारा फायर प्लेस के बगल में बिना उसको टच किए जो है वार्म फील करना, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका? रेडिएशन का। तो डाइव डीपर में जो है आइए हम देखते हैं कि आज हमारी बुक में क्या है।
Why is it more comfortable to wear white or light colored clothes during summers and dark colored clothes during winters? तो आखिर ऐसा क्यों लगता है, आखिर हमको क्यों ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है सफ़ेद कपड़े या फिर लाइट कलर के कपड़े गर्मी में पहनने में और डार्क कलर के या फिर ब्लैक कलर के कपड़े ठंड के टाइम पे पहनने में? तो स्टूडेंट्स, जो लाइट कलर के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो हीट को रिफ्लेक्ट करते हैं। जब उन पे हीट पड़ी, आपने अगर वाइट शर्ट पहनी है तो वो हीट को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, अपने अंदर आनी नहीं देते हैं। तो लाइट कलर क्या करता है, हीट को रिफ्लेक्ट करता है, दैट फॉल्स ऑन देम, जो उनके ऊपर हीट आ रही है उसको वो रिफ्लेक्ट कर देता है और इस वजह से हम ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं समर्स के टाइम पे लाइट कलर के या वाइट कपड़े पहनने में। डार्क सर्फेसेस, जो डार्क सर्फेसेस होते हैं या फिर जो डार्क कलर के कपड़े होते हैं वो क्या करते हैं, वो अब्जॉर्ब करते हैं हीट। ठीक है, जो डार्क कलर होता है, ब्लैक कलर हुआ, ये सारे जो कलर्स हैं वो हीट को अब्जॉर्ब करते हैं और अगर हीट को अब्जॉर्ब करेंगे, मैंने काले कलर के कपड़े पहने हैं और उस पर सनलाइट पड़ रही है, वो हीट को अब्जॉर्ब करेगा और मुझे, जो मेरी बॉडी है, उसको गर्म जो है फील करवाएगा। तो वो अब्जॉर्ब करते हैं हीट और इसलिए हम जो है ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं डार्क कलर के कपड़े पहनने में विंटर्स में। तो समर्स में लाइट कलर और विंटर्स में जो है डार्क कलर। ठीक है, तो देयर आर मेनी एग्जाम्पल्स इन आवर लाइफ्स वेयर वी ऑब्जर्व कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन हैपनिंग टुगेदर। अब आपकी लाइफ में बहुत सारे इंसिडेंसेस, एक बहुत ही जो है सिंपल से एग्जाम्पल से मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन एक साथ ही जो है हो रहा है। कंसिडर द केस ऑफ वाटर बीइंग हीटेड अप। आप जो है एक केस कंसिडर करिए जहाँ पे वाटर जो है वो बॉयल हो रहा है। Let us identify various ways in which the pan and the water gets heated up as well as the warmth we feel around the flame and the hot pan. ठीक है, तो आप जब आइडेंटिफाई करेंगे तो आप देखेंगे कि पैन जो है वो गर्म हो रहा है, उसके अंदर का जो वाटर है वो भी बॉईल हो रहा है, साथ ही साथ आपको उस पैन के अराउंड और उस फ्लेम के अराउंड जो है गर्माहट भी फील हो रही है। Heat is transferred from the flame to the utensil by conduction. अब जो हीट है वो फ्लेम से, ठीक है, हीट जो है वो इस फ्लेम से इस जो है सॉलिड, जो हमारा मेटल है, जो हमारा यूटेंसिल है, उसमें कहाँ, उसमें किस प्रोसेस के थ्रू जा रही है, उसमें कंडक्शन के थ्रू जा रही है। तो हमने पहला कंडक्शन देख लिया, कहाँ पे देखने को मिला, हीट जो है, हमने फ्लेम जो स्टोव जलाया, हमने गर्मी दी और वहाँ से जो है हमारा ये जो सॉलिड मेटल का जो सरफेस है, जो हमारा यूटेंसिल है, वो गर्म हो गया। तो वो किससे हुआ, कंडक्शन से। उसके बाद वाटर इन द यूटेंसिल गेट्स हीटेड बाय कन्वेक्शन, और वाटर जो उसके अंदर लिक्विड है वो धीरे धीरे बॉईल होने लगा। कैसे, कन्वेक्शन की मेथड से। ठीक है, लिक्विड्स कैसे होते हैं गर्म, लिक्विड्स जो हैं वो कन्वेक्शन का मेथड फॉलो करते हैं। और जो वार्मथ है जो आपको उसके अराउंड फील हो रही है फ्लेम के और हॉट यूटेंसिल के अराउंड, वो कैसे हो रही है, वो रेडिएशन के प्रोसेस की वजह से। ठीक है, आप दूर खड़े हैं फिर भी आपको फील हो रहा है कि ये जो फ्लेम है, ये जो बर्तन है वो गर्म है, उसकी गर्मी आप तक आ रही है, बिना टच किए आ रही है। तो कैसे आ रही है, रेडिएशन की प्रोसेस की वजह से। तो एक ही हमने उसमें, एक ही एग्जाम्पल में हमने देख लिया कि कंडक्शन भी हो रहा है, कन्वेक्शन भी हो रहा है और रेडिएशन की प्रोसेस भी देखने को मिल रही है। ऑलराइट, तो हम बहुत सारे ऐसे हमारे आसपास जो हैं एग्जाम्पल्स होते हैं जिसमें ऑल थ्री मेथड्स जो हैं वो हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आइए एक फैसिनेटिंग फैक्ट जानते हैं कि जो अपर रीचेस होते हैं हिमालयन रीजन के, जो हिमालयन रीजन के ऊपरी पार्ट होते हैं जहाँ पे ठंड बहुत होती है, वहाँ पे एक ट्रेडिशनल रूम हीटर जिसको बुखारी बोलते हैं, जिसको बुखारी बोलते हैं, वो यूज़ किया जाता है एज रूम हीटर। ठीक है, उनके रूम्स वगैरह वार्म रखने के लिए। कब, विंटर्स में। इसमें क्या होता है, ये जो है इसमें एक आयरन स्टोव होता है जिसमें वुड या फिर चारकोल को जो है बर्न किया जाता है। तो ये जो है बुखारी है, इसमें एक स्पेस बनी हुई है जिसमें आप जो है चारकोल को या फिर वुड को क्या कर सकते हैं, बर्न कर सकते हैं।
एक लॉन्ग पाइप अटैच होती है इसके अपर पार्ट से। इसका जो ऊपर वाला पार्ट है इससे आप देखेंगे तो एक लंबी पाइप जो है वो अटैच्ड होती है जो कि चिमनी की तरह काम करती है और जो स्मोक है उसको घर के बाहर जो है रिलीज कर देती है, वेंटिंग आउट द स्मोक। एडिशनली जो बुखारी है कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग, तो इसमें जो है थोड़ी मोड़ी जो है कुकिंग भी हो सकती है क्योंकि यहाँ पे एक फ्लैट आयरन का जो है सरफेस जो है प्रोवाइड किया जाता है। एज इट्स फ्लैट टॉप प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर प्लेसिंग यूटेंसिल्स, क्योंकि इसका जो फ्लैट टॉप है वो कैसे वहाँ पे जो है ये फ्लैट आयरन का जो टॉप है वो यूटेंसिल्स को जो है प्लेस करने के भी काम आता है। तो इसके ऊपर जैसे यहाँ पे केटल रखी हुई है, आप अपना बर्तन रख के उसमें जो है कुकिंग भी कर सकते हैं। All the three processes of heat transfer are involved when this device is used for cooking and warming up the room। ठीक है, तो आपने जो है एक मेटल का बर्तन रखा, उसमें जो है खाना बनाने लगे, तो वो बर्तन हीट हुआ, कंडक्शन, उसके अंदर जो लिक्विड था वो बॉयल हुआ, कन्वेक्शन, और इस हीटर की वजह से जो हमारा रूम गर्म हमको फील हो रहा है वो क्या है, वो रेडिएशन है। तो बुखारी में भी हमको क्या देखने को मिला, बुखारी में भी हमको देखने को मिला कि जब आप कुकिंग और रूम की गर्माहट जो मिल रही है उसकी बात करेंगे तो हम यहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन और जो है हमारा रेडिएशन, ये तीनों ही जो है प्रोसेसेस देखने को मिलेंगे। तो आइए कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन को हम रैप अप करते हैं। तो फ्रॉम द एक्टिविटीज, एग्जांपल्स एंड डिस्कशन सो फार वी फाइंड दैट देयर आर 3 प्रोसेसेस बाय व्हिच हीट गेट्स ट्रांसफर्ड। ठीक है, ये कौन कौन सी प्रोसेसेस हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और स्टूडेंट्स रेडिएशन। कंडक्शन में क्या हो रहा है, हीटिंग जो है वो कैसे हो रही है, बिना जो है पार्टिकल के अपनी जगह से मूव किए। ठीक है, एक जो पार्टिकल है उसने क्या करी, हीट को रिसीव करा, उसको हीट एनर्जी मिली, हमने कैंडल से जो है उसको हीट एनर्जी दे दी। ट्रांसफर्स हीट टू द नेक्स्ट पार्टिकल इन कॉन्टैक्ट, अब उसके कॉन्टैक्ट में जो है नेक्स्ट जो पार्टिकल है अपनी हीट एनर्जी इसने अपने बगल वाले को दे दी। अब ये जो बगल वाला है उसको मिल गई, अब ये क्या करेगा, ये अपनी हीट एनर्जी अपने बगल वाले को दे देगा। तो ऐसे करके जो है हीट एनर्जी सिर्फ आगे बढ़ती है, पार्टिकल्स मूव नहीं करते हैं। The particles themselves do not move away from their position, अपनी जगह से पार्टिकल्स मूव नहीं कर रहे हैं, ये सॉलिड्स में देखने को मिलता है। ये हो गया कंडक्शन के बारे में। कन्वेक्शन जो है उसमें हीट ट्रांसफर हो रहा है जिसमें पार्टिकल्स जो है मूव करते हैं। कन्वेक्शन में हमको एक्चुअल मूवमेंट देखने को मिलता है, किसका, पार्टिकल्स का। ठीक है, नोट दैट इन कंडक्शन एंड कन्वेक्शन एक मीडियम की ज़रूरत होती है फॉर द ट्रांसफर ऑफ हीट। ठीक है, कंडक्शन की प्रोसेस में और कन्वेक्शन की प्रोसेस में, कंडक्शन में क्या मीडियम है, सॉलिड, और हमारे कन्वेक्शन में जो है लिक्विड्स और गैसेस हैं, तो इसमें क्या है, मीडियम की ज़रूरत है। अगर सॉलिड होगा तो उसमें सॉलिड में ही जो है, अगर कंडक्शन की प्रोसेस देखनी है तो सॉलिड्स में होगी, तो सॉलिड एक मीडियम है जिसमें एनर्जी ट्रांसफ़र देखने को मिल रही है। लेकिन रेडिएशन में क्या है, रेडिएशन में हीट ट्रैवल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एंड नो मटीरियल मीडियम इज़ रिक्वायर्ड फॉर इट्स ट्रांसफर। तो हमारा रेडिएशन में क्या है, कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं है, बिना किसी मीडियम के एक जगह से दूसरी जगह हीट जो है वो ट्रांसफ़र होती है। ऑलराइट, आगे बात समझ में। तो ये था कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन के बारे में। अब हम जानते हैं कि आखिर वाटर साइकिल क्या होती है। आइए वाटर साइकिल के बारे में पता लगाते हैं। आपने ग्रेड 6 में पढ़ा है कि मेन जो सोर्स ऑफ हीट है हमारी अर्थ पे वो क्या है, वो हमारा सन है। तो द सन इज द मेन सोर्स ऑफ हीट फॉर द अर्थ। सन जो है वो मेन सोर्स है किसका, हीट एनर्जी का हमारे अर्थ के लिए। You have seen your parents drying wet clothes on the cloth line at home। आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा कि आपके पेरेंट्स जो है वो भीगे हुए कपड़े किसी स्टैंड पे या फिर जो है रस्सी पे सुखाते हैं। वेट क्लोथ्स जो होते हैं वो जल्दी सूख जाते हैं, कब, एक सनी डे पर।
since the heat from the sun makes the evaporation of water faster, क्योंकि evaporation of जो water है उसको fast कर देता है कौन, जो heat हमको मिलती है sun से। अगर वो अच्छी heat मिलेगी, bright heat मिलेगी, तो जो है हमारे कपड़े जो हैं वो जल्दी सूख जाएंगे। Thus, heat from the sun plays an important role in the evaporation of water। इसलिए इवेपोरेशन ऑफ वाटर में जो है हीट एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल क्या करता है, प्ले करता है। बी इट फ्रॉम क्लोथ्स ड्राइंग ऑन अ लाइन और फ्रॉम वाटर बॉडीज लाइक ओशंस एंड लेक्स। चाहे इवेपोरेशन जो है, चाहे वो कपड़े सुखाने का आप एग्जाम्पल लेकर नोटिस करें, या फिर जो बड़े बड़े हमारी वाटर बॉडीज़ हैं, हमारी सी हुई, हमारे लेक्स हुए, हमारे रिवर्स हुए, ये जो सारी चीज़ें हैं, यहाँ पर जो इवेपोरेशन हो रहा है, इनका जो वाटर है वो जब इवेपोरेट हो रहा है, उसमें भी जो सन है उसकी हीट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो आइए हम एक फिनोमेना जिसका नाम है वाटर साइकिल, उसको जो है समझते हैं और देखते हैं कि आखिर वाटर साइकिल क्या होता है, इसका क्या रोल है और ये क्यों हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो वाटर जो है वो तीन जो है स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है नेचर में, लिक्विड के फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में और गैसेस के फॉर्म में। तो जब ये लिक्विड के फॉर्म में होता है तो इट फिल्स द ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स ऑन द अर्थ। तो जो ओशंस में वाटर है, जो हमारे रिवर्स में, लेक्स में वाटर है, ये किस फॉर्म में है, ये जो है लिक्विड के फॉर्म में है। सॉलिड में जो है ये स्नो फॉर्म करता है, आइस की जो है शीट्स फॉर्म करता है, जो हमारे कॉन्टिनेंट्स है, जो बराबर माइनस में टेम्परेचर रहता है जहाँ पे, वहाँ पे आपको आइस शीट्स देखने को मिलेंगी और ग्लेशियर्स वगैरह देखने को मिलेंगे। माउंटेन्स जो होते हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ होते हैं, किसके, हमारे आइस के। और पोलर रीजन में जो है आपको आइस के फॉर्म जो है देखने को मिलेंगे। तो ये जो सारे फॉर्म्स हैं, आइस हुआ, ग्लेशियर्स हुए, ये सारे क्या हैं, ये हमारा वाटर है, किस फॉर्म में, सॉलिड के फॉर्म में, एज अ गैस। अब अगर हमने लिक्विड देख लिया, सॉलिड देख लिया, आइए गैस के बारे में भी जानते हैं। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। तो हमारी जो अर्थ की एटमॉस्फेयर है, इसमें वाटर वेपर के फॉर्म में, जो वेपर के फॉर्म में वाटर है वो कैसा है, वो गैसियस फॉर्म में है। ऑलराइट, तो समर्स में सम ऑफ द स्नो एंड आइस गेट्स कन्वर्टेड टू वाटर ड्यू टू सन्स रेडिएशन एंड फ्लोज डाउन एज रिवर्स एंड अल्टीमेटली इनटू द ओशन। तो समर्स के टाइम पे क्या होता है, समर्स के टाइम पे स्टूडेंट्स जो थोड़े स्नो और आइस होते हैं वो क्या होते हैं, वो पिघल जाते हैं और फिर वो लिक्विड फॉर्म में आ जाते हैं। ठीक है, अब जब वो वाटर बन गया तो सन की जो रेडिएशन की वजह से वाटर वो बन गया, वो क्या करते हैं, वो फ्लो करके आते हैं हमारे रिवर्स में और फिर वो ओशंस में मिल जाते हैं। तो अब आप इतना नोटिस करिए कि हमारे जो स्नो हैं वो कम हुए थोड़े से, क्यों, क्योंकि वो सन की रेडिएशन की वजह से पिघल के रिवर बन गए और वो फाइनली ओशंस में आ गए। The melted ice is replenished by fresh snow during winters। अब जो melted ice है, जो आइस मेल्ट हो गई थी, मैंने क्या बताया कि आइस जो है अब वो कम हो गई, तो मेल्ट हो गई थी, अब वो वापस से उसकी भरपाई कैसे होगी, वो जो है विंटर्स में जब स्नोफॉल होता है तो वो वापस से क्या होती है, वो रिप्लेनिश हो जाती है और वो जो वापस से जो है जैसे पहले थी वैसी हो जाती है, उसकी कमी जो है वो पूरी हो जाती है। वाटर इन द ओशंस, रिवर्स एंड लेक्स गेट हीटेड ड्यू टू सन। ठीक है, अब जो वाटर सरफेस है, ओशन का जो सरफेस है, उस पर जो पानी है, जो हमारी रिवर है, लेक है, वहाँ पे जो पानी है वो क्या हो रहा है, वो हीट हो रहा है, किसकी वजह से, सन की हीट की वजह से। एंड एज अ रिजल्ट इट इवापोरेट्स एज वाटर वेपर, और क्योंकि उसका रिजल्ट क्या आ रहा है, वो इवापोरेट हो रहा है किस फॉर्म में, वाटर वेपर के फॉर्म में। ऑलराइट, water also evaporates from the trees and plants through transpiration। अब यहाँ पे आपको एक नया वर्ड जो है वो सीखने को मिला है, क्या, ट्रांसपिरेशन। जो हमारी ट्रीज हैं, उनके जो लीव्स हैं, वो जो है क्या करते हैं, वहाँ से उनके पास जो पोर्स होते हैं, उनसे जब उन पे जो है सनलाइट पड़ती है तो वाटर क्या होता है, इवापोरेट होता है। और इसी प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन जो कि ट्री के लीव से हो रही है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम ट्रांसपिरेशन कहते हैं। ऑलराइट,
तो हमने एक नया टर्म ट्रांसपिरेशन भी देख लिया, ठीक है। तो द वाटर वेपर राइजेज अप, अब हमने इवेपोरेशन देख लिया था, ट्रांसपिरेशन में भी जो वाटर इवेपोरेट हो रहा था वो भी देख लिया था। अब ये जो वाटर वेपर है वो क्या हो रहा है, वो ऊपर उठ रहा है, इट राइजेज अप, इट कूल्स डाउन एंड कंडेंसेस टू फॉर्म क्लाउड्स। अब जो प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन होती है उसकी हेल्प से मैंने आपको बताया था कि क्या होता है, जो हमारा वाटर वेपर जो है वो वापस से क्या होता है, कूल डाउन हो जाता है, लिक्विड फॉर्म में आने लगता है। तो जो ऊपर गया हमारा वाटर वेपर, अब वो ऊपर गया, वहां पे वो कूल डाउन होगा और कंडेंसेशन के प्रोसेस से वो क्या होगा, कंडेंस होके और क्लाउड्स बना लेगा, ठीक है। तो कंडेंसेशन होके क्या हुआ, क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। क्लाउड्स ब्रिंग रेन, स्नो एंड हेल। तो क्लाउड्स जो होती है वो क्या लाती हैं, वो स्नोफॉल होता है, क्लाउड्स की वजह से जो है बारिश आती है, साथ ही साथ जो है बारिश और वो तूफान वाली आंधियां भी आती हैं जिसमें आपको जो है स्नोफॉल वगैरह बहुत तेज देखने को मिलते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन। अब प्रेसिपिटेशन क्या है, वो जो हमारा क्लाउड है जब वो रेन के फॉर्म में नीचे गिरता है तो ये किस प्रोसेस से हो रहा है, ये प्रेसिपिटेशन के प्रोसेस से हो रहा है। तो स्टूडेंट्स हमको कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन में जो है कंफ्यूज नहीं होना है। कंडेंसेशन क्या है, जो इवेपोरेटेड वाटर ऊपर गया वो जो है कूल डाउन होके जब तक वो क्लाउड के फॉर्म में आया वहां तक की प्रोसेस को हमने कंडेंसेशन बोला। और जब हमारा वो कंडेंसेशन वाला जो क्लाउड था वो बारिश बन के नीचे गिरा, जब रेन फॉर्म में वो नीचे आया, तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ये जो प्रोसेस है वो किस चीज़ की है, वो प्रेसिपिटेशन की है। तो हमने चारों प्रोसेसेस देख ली, इवेपोरेशन, ट्रांसपिरेशन, कंडेंसेशन और प्रेसिपिटेशन। तो सबसे पहले क्या हुआ, सनलाइट मिली, सनलाइट से इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन से हमारा जो वाटर था वो वेपर के फॉर्म में ऊपर गया। फिर क्या हुआ, कंडेंसेशन हुआ। अब कंडेंसेशन के फॉर्म में जो इवेपोरेटेड वाटर था वो क्लाउड के फॉर्म में आ गया। अब इसी जो हमारा क्लाउड है उसका प्रेसिपिटेशन हुआ, मतलब कि जो हमारा क्लाउड था वो रेन के फॉर्म में नीचे आ गया, वो वापस से लिक्विड बन गया। साथ ही साथ जब इवेपोरेशन हो रहा था तो ट्रांसपिरेशन भी हुआ, जो हमारी लीव्स थी ट्रीज की वहां से भी वाटर इवेपोरेट हुआ। तो जो पानी ऊपर गया था वो वापस से जो है नीचे आ गया। अब इसी को, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वाटर का कि इवेपोरेट हुआ वापस से आ गया, इवेपोरेट हुआ वापस से आ गया, ये जो साइकिल है इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। ऑलराइट, तो ये जो हमारा साइकिल है, ये जो हमारी कंटिन्यूअस मूवमेंट है वाटर का, कि ऊपर गया वाटर के फॉर्म में और फिर नीचे आ गया प्रेसिपिटेशन मतलब कि रेन, और फिर उसके बाद वो जो है सॉइल के थ्रू पास हुआ, रॉक्स के थ्रू पास हुआ, प्लांट्स के पास गया और फाइनली जो है वाटर बॉडीज़ के भी पास गया। इसी को कहते हैं वाटर साइकिल। तो ये जो कंटिन्यूअस मूवमेंट होता है वाटर का वेपर बनना, फिर रेन के फॉर्म में नीचे आना और नीचे आके जो है प्लांट्स को मिल जाना, जो वाटर बॉडी से इवेपोरेट होके गया था उनको वापस से मिल जाना, और कुछ वाटर जो है अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में स्टोर हो जाना, कुछ जो है रॉक्स वगैरह के बीच में स्टोर हो जाना। ये जो साइकिल कंटिन्यूअस मूवमेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। तो मैं चाहती हूँ कि अब आप जो है जो सारे प्रोसेसेस वाटर साइकिल में हो रहे थे उसको जो है रिवाइज करिए और फिर हम जो है इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे। तो ये जो सारी प्रोसेसेस हुई, अब ये वाटर साइकिल जो हमने जाना आखिर ये जो है किस काम में आ रहा है, आखिर हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो ये जो वाटर साइकिल होता है इट हेल्प्स इन रीडिस्ट्रीब्यूटिंग एंड रीप्लेनिशिंग वाटर इन रिवर्स, लेक्स एंड ओशंस। अब ये जो वाटर साइकिल है, ये जो साइकिल चल रही है इसी वजह से जो भी वाटर इवेपोरेट हुआ है, अगर वाटर जो है इवेपोरेट हो गया और कभी वापस लौट के जो है अर्थ पे नहीं आया तो स्कार्सिटी ऑफ वाटर होने लगेगी। तो ये जो साइकिल है ये हमारा जो है निश्चित करता है कि हमारे जो वाटर है वो उसका डिस्ट्रीब्यूशन, जो पानी गया हमारे एनवायरनमेंट से वो वापस जो है लौट कर आ जाए। हमारी
जो लेक्स हैं, हमारी जो सी है, उसमें जो है पानी की कमी नहीं हो, साथ ही साथ हमारे जो ट्रीज हैं उनको भी पानी मिले, और हमारे जो वेल वगैरह है उसमें जो अंडरग्राउंड वाटर मिलता है, हमारी अर्थ का लेयर है जो मैं अभी आपको बताऊंगी, जहाँ पे वाटर जो है अंडरग्राउंड वाटर स्टोर होता है, वो भी जो है फुलफिल्ड रहे, वहाँ पे भी जो है वाटर की कमी नहीं रहे। तो ये किस काम में आता है? ये रीडिस्ट्रीब्यूशन और रीप्लेनिशिंग ऑफ वाटर जो है हमारे अर्थ पे जो है करवाता है। कौन? हमारा वाटर साइकिल। इट ऑल्सो सर्व्स टू कंजर्व द टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ। तो जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर है उसको वाटर साइकिल क्या करवा रहा है? कंजर्व करवा रहा है, उसको जो है कम नहीं होने देता है। ऑल राइट, रेन वाटर दैट फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्लोज इनटू द पॉन्ड्स, लेक्स एंड ओशंस और सीप्स इनटू द ग्राउंड। अब जो रेन वाटर है, जो हमारी जो रेन होने के बाद हमारी सरफेस ऑफ अर्थ पे आता है, वो क्या होता है? वो जो है सी में चला जाता है, पॉन्ड्स में चला जाता है, ओशंस में चला जाता है, रिवर में चला जाता है, और उसको कुछ जो है वाटर वो जो है प्लांट्स यूज़ कर लेते हैं, अपना जो उन्होंने ट्रांसपिरेशन में खर्च किया था वो वापस से जो है उनकी रूट्स जो है अब्जॉर्ब कर लेती है, और साथ ही साथ कुछ जो है पानी वो जो है सीप हो जाता है, किधर? रिस के जो है हमारी अर्थ की सरफेस में जाता है, और एज अंडरग्राउंड वाटर जो है वो स्टोर हो जाता है। तो ये क्या है? कंजर्वेशन ऑफ वाटर। जो टोटल अमाउंट ऑफ अर्थ पे वाटर प्रेजेंट है उसको हमारा ये जो वाटर साइकिल है वो क्या करवाता है? वो कंजर्व करवाता है। ऑल राइट, आइए अब हम एक साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। तो हम बात करेंगे जिस साइंटिस्ट के बारे में, उनका नाम है वराहमिहिर। ठीक है, तो वराहमिहिर कौन थे? वराहमिहिर उज्जैन के जो हमारे राजा थे उनके नवरत्नों में से एक रत्न थे। ठीक है, और वराहमिहिर जो है मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे। तो ये हमारे जो इनको ज्योतिष विद्या का जो ज्ञान था उस पे इन्होंने जो है हमारे वेदर वगैरह के इंटरप्रिटेशन पे बहुत अच्छी जो है उन्होंने अपनी जो है थीसिस लिखी थी। ऑलराइट, तो वराहमिहिर वाज एन एस्ट्रोनॉमर एंड अ मैथमेटिशियन ऑफ 6th सेंचुरी सीई। ठीक है, 6th सेंचुरी में, जो 6th सेंचुरी हमारी सीई थी, उस टाइम पे उज्जैनी कहते थे हम किसको? उज्जैन, जो अभी करंटली मध्य प्रदेश में जो उज्जैन नाम की जगह है उसको हम उस टाइम पे उज्जैनी कहते थे। इन हिज वर्क बृहत्स्मिता, ठीक है, उनकी जो बुक थी, उन्होंने जो बृहत्स्मिता नाम की बुक लिखी थी, उसमें उन्होंने जो है ही गेव मेथड्स फॉर प्रेडिक्टिंग सीजनल रेनफॉल। उन्होंने उसमें जो है मेथड्स बताए थे जिससे आप सीजनल रेनफॉल को जो है प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि बारिश जो है इस बार कब आएगी, कैसी होगी। ऑलराइट, हिज प्रेडिक्शंस ऑफ सीजनल रेनफॉल्स वर बेस्ड ऑन फैक्टर्स। और उसकी जो प्रेडिक्शंस का जो बेसिस था कि आखिर कैसे जो है प्रेडिक्ट करते थे, क्या फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, वो फैक्टर्स थे क्लाउड का फॉर्मेशन कैसा हो रहा है इस बार, विंड के जो पैटर्न्स हैं वो कैसे हैं, हवाएं कैसी हैं, किधर को चल रही हैं, और पोजीशन ऑफ स्टार्स एंड मून्स एंड अदर नेचुरल फिनोमेना। और स्टार्स और मून्स का जो है क्या पोजीशन है, या फिर और भी अदर नेचुरल फिनोमिनास के बेसिस पे जो है वो प्रेडिक्शन करते थे कि जो है इस बार रेनफॉल कब आएगी। तो ये हमने जो है एक साइंटिस्ट के बारे में भी जान लिया, और अब हम जो है आगे बढ़ते हैं और जो हमारा नया टॉपिक है उसको शुरू करते हैं, जो कि है सीपेज ऑफ वाटर बीनीथ द अर्थ। पानी जो है हमारा वो अंडरग्राउंड वाटर, जो हम ग्राउंड वाटर, जो फ्रेश वाटर होता है जो वेल वगैरह में मिलता है, आखिर वो वाटर कैसे बन रहा है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, तो यू मे हैव सीन पीपल ड्रॉइंग वाटर फ्रॉम वेल्स और हैंडपम्प्स। आपने देखा होगा कि लोग जो है कुएं से पानी निकालते हैं, हैंडपम्प से जो है पानी निकालते हैं। दिस इज द वाटर दैट हैज सीप्ड इनटू द ग्राउंड। ये वही वाटर है जो है ग्राउंड में गया है, हमारी बारिश वगैरह का पानी जो है वो सरफेस ऑफ द अर्थ में सीप करके रिस के जो है वो अंदर गया हुआ है, ये वही वाटर है। तो आइए समझते हैं कि कैसे ये जो पानी है वो सरफेस ऑफ अर्थ से सीप करके जो है अंदर जाता है, और एक एक्टिविटी के थ्रू करेंगे। ऑफ कोर्स हम जब सारी चीजें जो है एक्टिविटी के थ्रू करते हैं, तो आइए एक और एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या आ रहा है दिमाग में, हाउ डज वाटर सीप थ्रू द सर्फेस ऑफ द अर्थ। आखिर ये जो हम अंडरग्राउंड वाटर की बात कर रहे हैं कि वाटर जो है सीप होके अंदर जा रहा है, आखिर ये वाटर जो है
सीप होके कैसे जा रहा है, आइए एक्टिविटी परफॉर्म करके देखते हैं। तो इसमें हमको क्या करना है, हमको 3 ट्रांसपेरेंट जो है ग्लास के हमारे जो बॉटल्स होते हैं प्लास्टिक वाले उनको ले लेना है। उनको जो है हमको बीच से कट करके और उनकी जो कैप है उसमें एक होल बना के उनको इन्वर्ट करके रख देना है। ऑलराइट, यहाँ तक पहले हम करते हैं। 3 ट्रांसपेरेंट यूज प्लास्टिक की बोतल ले लीजिए आप 1 लीटर की, और उसको जो है बीच से काट के उनके कैप में जो है एक स्मॉल होल कर दीजिए और इनको इन्वर्टेड पोजीशन में कर दीजिए। और अब इन बॉटल्स में पहले में क्ले डाल दीजिए, दूसरे में सैंड डाल दीजिए और तीसरे में जो है ग्रेवल डाल दीजिए। पहले में हमने जो है मिट्टी डाल दी, जो गीली मिट्टी होती है वो डाल दी, दूसरे में हमने बालू डाल दिया और तीसरे में जो बहुत बारीक बारीक पत्थर आते हैं ग्रेवल जिनको बोलते हैं आपने वो डाल दिया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों जो हैं उसके नीचे हमारा सेम बिल्कुल एक जैसे जो है बीकर रख देंगे। ठीक है, प्लेस 3 आइडेंटिकल बीकर्स बिलो ईच बॉटल। अब इन तीनों के नीचे हमने क्या करा, बीकर रख दिया। हमारा जो सेटअप है वो रेडी हो गया। अब 200 ml ऑफ वाटर हमको जो है इन तीनों ही जो बॉटल्स हैं उसमें डाल देनी है। कितना पानी डाला हमने, 200 ml वाटर। तो प्रेडिक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर फ्लोइंग आउट ऑफ ईच बॉटल। अब आप जो है ये प्रेडिक्ट करिए कि इन तीनों जो है हमारी बॉटल्स हैं उसमें से कितना पानी जो है इस बीकर में आ जाएगा, और सबसे जल्दी जो है कौन सा वाला हमारा बीकर है उसमें ज़्यादा पानी मिलेगा, या फिर ये सारी चीज़ें हमको प्रेडिक्ट करके बतानी है और फिर इसका रीज़न भी हम जानेंगे। ठीक है, कलेक्ट द वाटर दैट फ्लोज थ्रू ईच बॉटल फॉर 10 मिनट्स। ठीक है, तो 10 मिनट के बाद जो है हम क्या करेंगे, 10 मिनट के बाद देखेंगे कि कितना ज़्यादा पानी जो है किस में, इन तीनों में से सबसे ज़्यादा पानी जो है किधर स्टोर हुआ है, कौन से हमारे बीकर में, या फिर सबसे ज़्यादा सबसे कम। ये सारे हमको कंपैरिजन्स जो हैं वो करने हैं। कंपेयर द अमाउंट ऑफ वाटर दैट कम्स थ्रू ईच बॉटल। तो हमको जो है तीनों बॉटल्स का जो हमारे बीकर में पानी कलेक्ट हुआ है उसको कंपेयर करना है कि कब कहाँ ज़्यादा हुआ कहाँ कम हुआ 10 मिनट के बाद। ऑलराइट, तो क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये जो हमारी वो है हमारी जो टेबल है 7.5 उसमें आखिर क्या हो रहा है यहाँ पर हम देखेंगे। तो पहले आपको जो है प्रेडिक्शन करना है कि कौन सा क्ले, सैंड और ग्रेवल में से कौन सा जो मटेरियल है वहाँ से सीपेज ऑफ वाटर जल्दी हो जाएगा, बहुत फास्ट हो जाएगा, और कौन सा स्लो होगा, और उसके बाद अपनी ऑब्जर्वेशन भी लिखनी है। तो आखिर क्या होगा यहाँ पे, आइए मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आपकी फाइंडिंग्स जो हैं क्या आपकी प्रेडिक्शन को मैच कर रही हैं, क्या जैसा आपने सोचा था कि होगा क्या वैसा ही हुआ, क्या आपने वही ऑब्जर्व किया जो आपने सोचा था। You may have observed that water seeps fastest through gravel, slower through sand and slowest through clay। तो आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो हमारी ग्रेवल वाली बॉटल है उसमें जो है सबसे जल्दी जल्दी पानी जो है सीप होके रिस के जो है हमारी उसमें कलेक्ट हो गया जो नीचे बीकर थी, और उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन आया, सेकंड नंबर पे हमारी जो आई सॉइल, हमारा जो सैंड था वो आया, जो बालू था, और तीसरे नंबर पे हमारा आया क्ले। तो आखिर यहाँ पे जो हमको देखने को मिला कि ग्रेवल में फटाफट से जो है सीपेज हो गई और हमारा जो क्ले था उसमें बहुत स्लो हो रही थी सीपेज। आखिर ऐसा क्यों हो रहा था, इसका क्या रीज़न था। तो स्टूडेंट्स, द स्पेसेस बिटवीन ग्रेवल पार्टिकल्स आर वाइडर व्हेन कंपेयर्ड टू दोज इन सैंड एंड क्ले। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है, जो हमारी सैंड और क्ले है उनके जो पार्टिकल्स हैं वो छोटे छोटे और बहुत पास पास हैं, लेकिन जो हमारी ग्रेवल है उस पे जो पार्टिकल्स हैं वो बड़े बड़े हैं और उनके बीच में बहुत सारे स्पेस है। तो उस स्पेस से वाटर को ट्रैवल करना बहुत ईजी हो जाता है, लेकिन क्ले में क्या है, जो हमारा ट्रैवल कर रहा है पानी उसको जगह बहुत कम मिलती है, इसलिए वो बहुत धीरे धीरे जो है रिसता है। इसलिए ग्रेवल में जो है पानी फटाफट से नीचे आ जाता है हमारे बीकर में, लेकिन हमारे क्ले में जो है कंपैरेटिवली बहुत स्लो आता है। और कंपेयर करें अगर ग्रेवल से तो थोड़ा सा स्लो जो है हमारे सैंड में भी आता है। ठीक है, हेंस वाटर कैन सीप थ्रू ग्रेवल मोर इजीली। तो वाटर जो है ग्रेवल के थ्रू जल्दी जल्दी से, क्योंकि वहाँ पे जगह ज़्यादा उसको ट्रैवल करने के लिए, तो वो फटाफट से सीप थ्रू हो जाता है। इन दिस वे वाटर सीप्स बीनीथ द सरफेस ऑफ द अर्थ। और इसी तरीके से सरफेस जो है हमारी अर्थ की उसके अंदर भी जो है वाटर का सीपेज ऐसे ही होता है। ऑलराइट, तो जो पार्टिकल्स उसको मिलते हैं उसके बीच में जो जगह है वहां से वाटर जो है बीच में रिस रिस के जो है अंदर को जाता है।
This process of surface water seeping through soil and rocks is called infiltration। और ये जो हमारी surface of earth है वहाँ से जब water seep होके rocks के थ्रू, soil के थ्रू जो है अंदर जाता है हमारी earth की layers में, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। तो प्रोसेस ऑफ इनफिल्ट्रेशन क्या हुआ? तो ये जो प्रोसेस है वो ये होता है कि जो सरफेस ऑफ अर्थ है उस पे से वाटर जो है सीप होके जो है हमारी लेयर ऑफ अर्थ से होके अंडरग्राउंड वाटर बनने जाता है। और यही जो सीपेज ऑफ वाटर का प्रोसेस है हमारी सॉइल से होके, रॉक्स के बीच में से होके, इसी को हम कहते हैं इनफिल्ट्रेशन। ऑलराइट, आई होप आपको इनफिल्ट्रेशन का मतलब जो है समझ आ गया होगा। आइए हम आगे बढ़ते हैं। तो वी कैन इनफिल्ट्रेट मोर रेडिली इफ द स्पेसेस between soil and rock particles are wider, open and interconnected। और इनफिल्ट्रेशन की जो प्रोसेस है वो जल्दी जल्दी हो पाएगी अगर जो स्पेस है रॉक्स के बीच में, सॉइल वगैरह के बीच में, पार्टिकल्स के बीच में वो वाइड हैं, ओपन हैं और इंटरकनेक्टेड हैं। अगर जैसे यहाँ पे आप फर्स्ट केस में देखेंगे तो कितने सारे आपको ओपन स्पेसेस दिख रहे हैं, लेकिन सेकेंड केस में आप देखेंगे तो इतने ज़्यादा स्पेसेस नहीं दिख रहे हैं। तो फर्स्ट केस में अगर पानी डालेंगे तो फटाफट से जो है आ जाएगा नीचे, वेराज अगर यहाँ पे जो है क्ले होता तो वहाँ पे इतना स्पेस नहीं होता, तो पानी जो है वो नीचे नहीं आ पाता। इसलिए स्टूडेंट्स जो है वाटर जो है रेडिली ऐसी जगहों से सीप थ्रू कर जाता है जहाँ पे स्पेसेस जो है पार्टिकल्स के बीच में ज़्यादा होते हैं। ऑलराइट, the water that seeps through gets stored in the pore spaces of sediments and the openings in the rock beneath the surface as ground water। और वो जो water जो seep through होकर आया है वो store हो रहा है कहाँ? जो हमारे sediments हैं उनके जो नीचे की layer है, जहाँ पे rock वगैरह हैं, उनके जो cracks हैं, उनमें जो spaces pores हैं, वहाँ पे जो है store हो रहा है, ठीक है। और उस sediment के वो जो sediment layer है वहाँ पे water आके जो store हो रहा है उसी वाटर को हम क्या कहते हैं? उसी वाटर को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। तो वो जो वाटर जो सीप थ्रू के आया है और जो पोर्स हैं, जो स्पेसेस हैं सेडिमेंट लेयर में या फिर जो रॉक्स वगैरह में जगह बन जाती है, जो ओपनिंग्स हैं उनकी, वहाँ पे जो स्टोर हो रहा है वाटर, उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। और यही ग्राउंड वाटर जो है वो हमको वेल वगैरह में देखने को मिलता है। ऑलराइट, तो ये जो नीचे पानी स्टोर हुआ है रॉक्स वगैरह के बीच में, ये जो आपको दिख रहा है, और यहाँ से आपको जो है सीपेज दिख रहा होगा, तो ये जो पानी आ रहा है ये कौन सी प्रोसेस से आ रहा है? इनफिल्ट्रेशन की प्रोसेस से। और ये जो स्टोर हुआ वाटर है इसको हम क्या कहेंगे? ग्राउंड वाटर बोलेंगे। ऑलराइट, the underground layers of sediments and rock that store water in pore spaces called aquifer। और ये जो लेयर है जहाँ पे अंडरग्राउंड वाटर स्टोर हो रहा है, वो जो सॉइल की लेयर है, वहाँ पे जो हमारे रॉक वगैरह की लेयर है जहाँ पे वाटर हमारा स्टोर हो रहा है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम एक्विफर कहते हैं, ठीक है। तो इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को एक्विफर कहते हैं। एक्विफर्स क्या होते हैं? द अंडरग्राउंड लेयर, जो अंडरग्राउंड लेयर सेडिमेंट्स की या फिर रॉक्स की, जहाँ पे हमारा जो वाटर है वो स्टोर हो रहा है पोर स्पेसेस में। यहाँ पे जो स्पेसेस हैं इस लेयर में, सेडिमेंट लेयर में, वहाँ पे क्या हो रहा है? हमारा जो वाटर स्टोर हो रहा है, तो इस लेयर को हम क्या कहते हैं? इस लेयर को हम एक्विफर कहते हैं। ऑलराइट, this is the water we extract by digging wells or drilling bore wells into the aquifers। तो यही वो पानी है, आप जब बोरवेल जो है डिग करते हैं तो कहाँ तक आती है? वो जो पाइप होती है वो एक्विफर लेयर तक आती है। और जो हमारे कुएं का जो हमको पानी मिलता है वो यही वाला जो पानी है वो जो है हमको कुएं में मिलता है, और वही जो है हमारा अंडरग्राउंड वाटर कहलाता है। दिस water may be a few meters to hundreds of meter below the ground depending on the location। और ये जो हमारा ग्राउंड वाटर है, ये जो हमारी एक्विफर लेयर है, ये अलग अलग जगह पे जो है अलग अलग लेवल पर हो सकती है। हो सकता है कहीं पर जो हमारी एक्विफर लेयर है वो बहुत ही जल्दी हमको मिल जाए, हो सकता है कहीं बहुत ज़्यादा डीप इनसाइड हो, ठीक है। तो ये जो लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि कहाँ एक्विफर लेयर जल्दी मिल गई, कहाँ पे जो है वो बहुत अंदर गहराई में है। ऑलराइट, हाउएवर जो ग्राउंड वाटर है वो अनलिमिटेड तो बिल्कुल भी नहीं है, ग्राउंड वाटर बहुत ही लिमिटेड है।
The growing water requirements of an increasing population have led to excessive groundwater extraction। क्योंकि जितनी रैपिड जो है पॉपुलेशन बढ़ रही है, जितनी रैपिडली, तो हमारा जो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो अंडरग्राउंड वाटर का यूज़ भी ज़्यादा बढ़ रहा है और उसका एक्सट्रैक्शन जो है वो भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। एडिशनली डिक्रीज्ड वेजिटेशन कवर एंड इंक्रीज्ड कंक्रीट सरफेसेज इन अर्बन एरियाज हैव लिमिटेड वाटर इनफिल्ट्रेशन। साथ ही साथ जो डिक्रीज हो रही है हमारी जो वेजिटेशन है, जो पेड़ पौधे हैं, वो जो सरफेस है वो डिक्रीज हो रही है और जो है कंक्रीट के बहुत सारे जो है घर बनते जा रहे हैं, तो वहाँ से जो सीपेज है वो पॉसिबल नहीं होता है। ये सारी चीज़ें, पहली प्रॉब्लम ज़्यादा जो है हमारा ग्राउंड वाटर यूज़ हो रहा है, साथ ही साथ जो है उसका सीपेज कम हो रहा है क्योंकि कंक्रीट के जो है सरफेस ज़्यादा बनने लगे हैं, वेजिटेशन जो है वो कम होने लगी है। तो इसका रिजल्ट क्या आ रहा है, जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो कम हो रहा है, ग्राउंड वाटर का जो अमाउंट है वो जो है डिप्लीट हो रहा है, कम हो रहा है। तो इसलिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग जो है कुछ मेथड्स जो हैं वो प्रैक्टिस करते हैं ताकि जो है रेन वाटर को बचा के और उसको जो है स्टोर करके हम जो है यूज़ कर पाएँ। और रिचार्ज पिट्स वगैरह जो है यूज़ होते हैं, किस लिए, ताकि जो है हम रेन वाटर को स्टोर करें, अलग अलग तरीके से पानी को जो है बचाने के तरीके जो है ढूंढे जाते हैं। और इससे क्या होता है, इससे ग्राउंड वाटर को वापस से जो है रिप्लेनिश किया जाता है, मतलब कि जो वहाँ पे कमी आ रही है उसकी जो है भरपाई की जाती है। ऑलराइट, तो रिप्लेनिशमेंट ऑफ ग्राउंड वाटर के दो तरीके क्या हो सकते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और रिचार्ज पिट्स वगैरह। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो हमारी वाटर साइकिल है वो क्या इंश्योर करती है कि जो ग्राउंड वाटर के सोर्सेज हैं वो रिचार्ज रहें एंड देयर बाय हेल्पिंग अ सस्टेनेबल ग्राउंड वाटर सप्लाई। तो हमारी जो वाटर साइकिल है उसका क्या काम है मेजरली, वो जो है जो भी वाटर जो हमारा गया था, ठीक है, हमारी जो वाटर कम हो गई थी, जो ग्राउंड वाटर है वो वापस से जो है आ जाए। इसलिए हमारी वाटर साइकिल जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, जो हमारा रिचार्ज होकर दे रही है वो, मतलब कि जो कमी आ गई थी वो वापस से जो है भर देती है। हमारी जो ग्राउंड वाटर में कमी आ गई थी उसको हमारी वाटर साइकिल ने वापस से क्या किया, फुलफिल कर दिया। हमारी बारिश हुई और वो सीप होके पानी जो है वो ग्राउंड वाटर में भी चला गया, वाटर बॉडीज के पास भी चला गया, प्लांट्स को भी मिल गया, तो हर जगह जो है डिस्ट्रीब्यूट हो गया हमारा वाटर। किसकी हेल्प से, वाटर साइकिल की हेल्प से। सिंस वाटर स्कार्सिटी मेक्स लाइफ डिफिकल्ट, पीपल हैव डेवलप्ड डिफरेंट वेज टू कंजर्व वाटर। क्योंकि हमारी जो वाटर स्कार्सिटी है ये बहुत ही ज़्यादा एक सीरियस प्रॉब्लम है, इसलिए लोगों ने जो है अलग अलग तरीके जो है उसको अपना लिए हैं इस प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए। जैसे लद्दाख में क्या होता है, पीपल हैव डेवलप्ड इनोवेटिव वेज टू कंजर्व वाटर बाय मेकिंग आइस स्तूपास। आप लद्दाख जाएंगे, आप देखेंगे कि बहुत बड़े आइस के पहाड़ आपको दिखेंगे। ये कंजर्वेशन ऑफ वाटर का एक तरीका वहाँ के लोगों ने अपनाया है जिसको कहते हैं आइस स्तूपा। ठीक है, आइस स्तूपा क्या होता है ये मैं अभी आपको बताती हूँ। ठंडी के टाइम पे जो है वहाँ पे आपको आइस स्तूपास देखने को मिल जाएंगे। आइए जानते हैं कि आखिर ये आइस स्तूपास होते क्या हैं। तो साइंस एंड सोसाइटी में आज हम क्या पढ़ेंगे, आइस स्तूपा के बारे में। उसकी पिक्चर आप ये देखिए, ये जो हमारा वाइट कलर का ये जो पहाड़ दिख रहा है आइस का, इसी को कहते हैं आइस स्तूपा। ठीक है, ड्यूरिंग द स्प्रिंग सीजन इन लद्दाख स्ट्रीम्स ऑफन ड्राई अप। तो स्प्रिंग सीजन में क्या होता है, कभी कभी वहाँ पे पानी की स्कार्सिटी हो जाती है, वहाँ की जो नहरें वगैरह हैं वो क्या होती हैं, वो सूख जाती हैं, लीडिंग टू स्कार्सिटी ऑफ वाटर एज द हीट फ्रॉम सन्स रेडिएशन इज नॉट इनफ टू मेल्ट द स्नो ऑन द माउंटेन्स। क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है, तो स्प्रिंग सीजन में क्या है, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं मिलती है किसको, माउंटेन्स वगैरह, क्योंकि उसके जो बर्फ़ हैं वो पिघल कर नीचे आ पाए, तो वहाँ के स्ट्रीम्स जो हैं वो सूख जाते हैं। तो वहाँ के लोगों ने क्या अडेप्ट किया है, आइए देखते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स वाटर फ्रॉम द माउंटेन स्ट्रीम्स इज चैनल्ड
डाउन थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स। तो अंडरग्राउंड पाइप के जरिए जो है ठंडियों में क्या करते हैं, जो पहाड़ों का पानी होता है उसको चैनल करके ले आते हैं, पाइप के थ्रू पानी जो है हमारे पहाड़ों से वो ठंडियों में ले आते हैं। दिस वाटर इज देन स्प्रेड इनटू कोल्ड एयर, और फिर इस वाटर को क्या करते हैं, ठंडी हवा में जो है स्प्रे करते हैं। तो वहाँ पे टेम्परेचर इतना कम होता है कि जब वो पानी स्प्रे करते हैं उस पाइप से तो वो पानी क्या करता है, वो पानी धीरे धीरे जमने लगता है। ठीक है, एज इट फॉल्स, जैसे जो है वो पानी जो गिरेगा, इट फ्रीजेस ड्यू टू एक्सट्रीमली लो टेम्परेचर, क्योंकि बहुत जो है लो टेम्परेचर है उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो पानी है वो फ्रीज होने लगता है, वो तुरंत जो है जम जाता है। The ice builds up layer by layer creating a tall cone shaped structure called an ice stupa, और ice stupa फिर बनने लगती है। कैसे बनेगी, आप जो है पानी को स्प्रे कर रहे हैं हवा में, तो पहले एक लेयर पानी गिरी वो जम गई, उसके ऊपर एक और लेयर, एक और लेयर, ऐसे करके जो है एक कोन शेप्ड जो है स्ट्रक्चर बन जाता है। उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं आइस स्तूपा। अब ये जो आइस स्तूपा है ये मेल्ट करता है कब, स्प्रिंग में, धीरे धीरे जो है ये स्प्रिंग सीजन में जब आता है स्प्रिंग सीजन तो ये मेल्ट करता है और प्रोवाइड करता है वाटर, किसके लिए, फार्मिंग के लिए और बाकी और जो नीड्स हैं, जो कि समर में पानी की जो भी नीड है, इरिगेशन वगैरह, फार्मिंग वगैरह, डेली बेसिक नीड्स जो होती हैं, वो सारी जो नीड्स हैं उनको इस आइस स्तूपा से पिघल के जो पानी आ रहा है वो पानी फुलफिल करता है। तो वहाँ के लोगों ने जो है बहुत ही एक इनोवेटिव तरीका जो है वो निकाल के रखा है आइस स्तूपा का। ऑलराइट, तो ये एक जो है बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीका है जिससे कि आप जो है वाटर का कंजर्वेशन देख सकते हैं, और ये प्रैक्टिस किया जाता है कहाँ पे, लद्दाख में, क्योंकि वहाँ पे बहुत ठंड पड़ती है। ऑलराइट, तो ये था हमारा आज का चैप्टर, और हम चैप्टर को ख़त्म करने से पहले एक बार देख लेते हैं कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या नए टर्म्स सीखे। तो पहला है कंडक्शन, हमने कंडक्शन सीखा। कंडक्शन में क्या होता है, हीट ट्रांसफ़र होता है सॉलिड्स में, जिसमें जो है मूवमेंट नहीं होता है उसके पार्टिकल्स का। नेक्स्ट, कन्वेक्शन क्या होता है, फ्लूइड्स में उसके जो हमारा मूवमेंट है, एक्चुअल मूवमेंट ऑफ जो पार्टिकल है वो होता है, और उससे जो है हीट का ट्रांसफ़र होता है। साथ ही साथ फ्लूइड्स के साथ गैसेस भी होती हैं, गैसेस में भी आप कन्वेक्शन ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, रेडिएशन, हीट ट्रांसफ़र बिना किसी मीडियम के, वैक्यूम में हीट का ट्रांसफ़र, ये किससे होता है, ये रेडिएशन से होता है। नेक्स्ट हमने नया टर्म सीखा इवेपोरेशन, वाटर जो है जब वो हीट मिलने से वेपर में चेंज हो जाता है, इसको हम कहते हैं इवेपोरेशन। फिर कंडेंसेशन, जब वाटर जो है वो वापस से लिक्विड में बनने लगता है, वाटर जो है ऊपर गया वेपर और वो कूल डाउन होके क्लाउड बन गया, उसको क्या कहते हैं, कंडेंसेशन। और वो जो वाटर है जो हमारा कूल डाउन हुआ था, क्लाउड बना था, वो जब हमारा बारिश के फॉर्म में नीचे आ जाता है, रेन, स्नो और हेल फॉलिंग फ्रॉम द क्लाउड्स, तो जो क्लाउड है जब उससे बारिश हो जाती है तो वो कौन सा प्रोसेस होता है, वो प्रेसिपिटेशन होता है। हमने फिर इनफिल्ट्रेशन के बारे में जाना कि जो हमारा सरफेस है अर्थ का, उससे जब पानी जो है रिस के अंदर आता है तो वो किस प्रोसेस से आता है, इनफिल्ट्रेशन से। हमने ट्रांसपिरेशन के बारे में जाना कि जो हमारी लीफ की सरफेस है जब उस पर सनलाइट पड़ती है तो वाटर इवेपोरेट होता है, उसको हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। और लास्ट में हमने पढ़ा था एक्विफर, जो अंडरग्राउंड वाटर का जो स्टोरेज होता है, जिस लेयर ऑफ हमारी अर्थ में जो हमारा अंडरग्राउंड वाटर जो है स्टोर हो रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एक्विफर कहते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपना पूरा जो चैप्टर है वो रिवाइज कर लिया है। आई होप आपको हीट ट्रांसफर वाला जो हमारा चैप्टर है वो अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको हमारे और भी लेक्चर्स के वीडियोस देखने हैं तो वो बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है हमारे मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल, हमारे मोबाइल एप्लीकेशन और हमारी वेबसाइट पे। और हमारे ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ ही साथ हमारे जो अदर टॉप कोर्सेज हैं जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में अवेलेबल हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, दिल्ली बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यूपी बोर्ड हो, एमपी बोर्ड हो, राजस्थान बोर्ड हो, वैदिक मैथ्स क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश भी हाई क्वालिटी में अवेलेबल है। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पढ़ते लिखते रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए। थैंक यू वेरी मच।